हाय एवरीवन। सो अभी हम इंडेक्स 115 के जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड मैं बता दूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने हमारा रिविजनरी वीडियो जो है 4 आवर्स का, वो रिविजनरी वीडियो आपने अच्छी तरीके से देख लिया, क्योंकि उस रिविजनरी वीडियो में हमने सारे कंसेप्ट का अच्छी तरीके से डिस्कशन किया। एंड वो कंसेप्ट हमने फटाफट डिस्कस किए ताकि 4 आवर्स में, अगर मान लीजिए आपको पहले कुछ भी नहीं आता हो ना, तो भी आपको सब कुछ समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स के साथ हमने अच्छी तरीके से डिस्कशन किया। और यहाँ पर अब मैं वापस से तो फर्दर डिस्कस नहीं कर सकता क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ ना, तो इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आपने वहां पर वो वीडियो देख लिया है, ताकि अब आप क्वेश्चंस को समझ पाओगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्वेश्चंस देख के आप समझ जाओगे, तो डेट इज चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए। आप देख लीजिए, फिर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आपने क्वेश्चंस कराया पर कंसेप्ट नहीं दिए। पर कंसेप्ट हमने ऑलरेडी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमने ऑलरेडी इंडेक्स 115 के रिविजनरी वीडियो पे, जो कि 4 आवर्स का है, वहाँ पर हमने सारे कंसेप्ट ऑलरेडी इससे रिलेटेड डिस्कस कर लिए। तो अभी हम यहाँ पर फटाफट रिवाइज करेंगे सारे क्वेश्चंस को, वन बाय वन सारी अच्छी तरीके से रिवाइज करने को जा रहे हैं। तो चलिए हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन वन। इलस्ट्रेशन वन में आपको पूरा क्वेश्चंस नहीं पढ़ाऊंगा जगह जगह पे, एंड मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है और आपको क्या इसका आंसर देना है, वो हम सारा डिस्कशन करेंगे ताकि फटाफट हमारा हो जाए, क्योंकि एक एक लाइन को पढ़ना सेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वन में, इलस्ट्रेशन वन में बोला गया कि जो न्यू वे लिमिटेड है ना, न्यू वे लिमिटेड ने क्या किया, कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जहां पर उसने उसे 12,50,000 का गुड्स प्रोवाइड किया, और बदले में उसको कंसिडरेशन मिलना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, 12,50,000 का कंसिडरेशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर न्यू वे एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे लग रहा है कि इसे पूरा पैसा नहीं मिलेगा, फुल अमाउंट इसे नहीं मिलने वाला। तो हमने पढ़ा था कि हम उतना ही ट्रांजेक्शन प्राइस में हम उतना ही इंक्लूड करते जितना हमें लगता है कि हमें पैसा मिलेगा। अगर हमें लगता है हमें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तो हम 1 रुपया भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। यानी ट्रांजेक्शन प्राइस जब हम डिटरमाइन करेंगे तो वही पैसा को इंक्लूड करेंगे जितना पैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मिलेगा कस्टमर से। अगर हमें लगता है एक भी पैसा नहीं मिलेगा तो हम नहीं इंक्लूड करेंगे ना। और हम कैसे पता करेंगे कि कस्टमर से हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसके लिए हम दो चीजों को देखते हैं। एक है उसका इंटेंट, क्या उसका इंटेंशन है पैसा देने का, और दूसरा उसका औकात है ना। क्या पता इंटेंशन तो है उसका पैसा देने का, पर उसका एबिलिटी नहीं है, उसका औकात नहीं, तो फिर वो कैसे देगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने देखिए, मैंने एबिलिटी और इंटेंट दोनों वर्ड यहाँ पर लिख दिया। यही आपका मेन की वर्ड है जो आपको एग्जाम में ये सारे लिख के आने। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं मैंने क्या क्या हर क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स वगैरह जो मुझे लगे ना, वो सारे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने हर जगह पे लिख दिया, ताकि हम फटाफट से देखें ना, आराम से हम रिवाइज कर सकेंगे वन बाय वन, प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। मैंने सारे जगह पे लिखा, बहुत सारे जगह पे सॉल्यूशन भी कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो हर जगह पे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी हमने किया। तो इस तरीके से हमें पढ़ाई करने में हमें क्या होगी ना, हमें बहुत आसानी होगी पढ़ाई करने में, आप देख सकते हैं। तो ऐसे हम फटाफट से हम रिवाइज भी कर लेंगे, और मैं सारा क्वेश्चन का आपको कीवर्ड्स भी बता दूंगा कि हाँ, ये सारे कीवर्ड्स आप एग्जाम में लिख के आ जाओगे, डेट इज मोर देन इनफ फॉर यू। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन वन इज डन, हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए एबिलिटी एंड इंटेंट हमें चेक करना है, और वेदर कलेक्टिबिलिटी इज प्रोबेबल। ऑब्वियसली बात है, हमें उम्मीद है प्रोबेबिलिटी हायर के पैसा मिलेगा तो ही हम रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ही हम ट्रांजिशन प्राइस में इंक्लूड करते हैं कंसिडरेशन को, अदरवाइज हम इंक्लूड नहीं करते। फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन टू, कॉन्ट्रैक्ट टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कॉन्ट्रैक्ट टर्म में हमने ये देखा था कि अगर दोनों पार्टी का एनफोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, लीगली एनफोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, तो उसी को तो कॉन्ट्रैक्ट टर्म मानेंगे। मान लीजिए मैंने और आपने 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर मैं भी एग्जिट कर सकता हूँ, 6 महीने के अंदर आप भी एग्जिट कर सकते हो, दोनों के पास छूट है। तो देखा जाए तो लीगली एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन दोनों का कितने महीने का, 6 मंथ्स का है, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्म 6 मंथ्स माना जाएगा। तो वैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, जिम्नासियम जो है ना, उसने नए मेंबर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जहां पर वो एक्सेस देगा 12 मंथ्स पीरियड का, जिम में एक्सेस देगा हर एक का, मतलब हर एक चीज का, इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ यूज करने का एक्सेस देगा जिम का 12 मंथ्स का। और 4500 पर मंथ वो उससे चार्ज करेगा। कितना? 4500 पर मंथ उससे चार्ज किया जाएगा। लेकिन मेंबर यहाँ पर कैंसिल कर सकता है 3 मंथ्स के बाद। मिनिमम उसे 3 मंथ्स रहना पड़ेगा, 3 मंथ्स के बाद वो कैंसिल कर सकता है विदाउट एनी पेनल्टी। अगर पेनल्टी क्लॉज है जहां पर मटेरियल सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पेनल्टी लगता है, तो ऐसा सिचुएशन में हम इसे पूरा ही मानते हैं। मान लीजिए 12 मंथ्स का पीरियड होता है और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पेनल्टी लगता है अगर वो 3 मंथ्स में छोड़ के जाएगा तो ऐसा सिचुएशन में देखिए, जहां पर पेनल्टी हैवी होता है तो वहां पर ऑलरेडी उसका रिकवरी हो जाता है, और चांसेस बहुत हाई रहता है कि नहीं तोड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि 6 महीने का हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मेरे से पढ़ाई करोगे, लेकिन आप उसके बीच में छोड़ दोगे तो मैं आप पे पेनल्टी लगाऊंगा, तो आप नहीं छोड़ोगे। तो वैसे यहाँ पर पेनल्टी के बिना अगर छोड़ने का हमने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अगर हमारा ऑब्लिगेशन नहीं है हम छोड़ सकते हैं, पेनल्टी भी लगाना, पेनल्टी भी देना नहीं पड़ेगा, तो डेट मीन्स वहाँ पर कोई
एनफोर्सेबल, लीगली एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन है आपका। तो इसलिए यहाँ पर जबकि कोई पेनल्टी नहीं लगना, देखिए कोई भी पेनल्टी नहीं लगना, मतलब वो सेफ है। और 3 मंथ्स का ही 3 मंथ्स का ही एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन है। तो डेट मीन्स देखा जाए तो 3 मंथ्स के बाद अगर ये छोड़ के चला जाएगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अब बताइए कॉन्ट्रैक्ट टर्म कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रैक्ट टर्म हमारा 3 मंथ्स होगा, क्योंकि 3 मंथ्स के बाद कोई भी एग्जिट मार सकता है। आगे इलस्ट्रेशन 3, कॉन्ट्रैक्टर भी यहाँ पर कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो उसे 100 सीसीटीवी कैमरास देगा, ठीक है। फिक्स प्राइस लेगा 1000 पर सेंसर का, चलिए फिक्स प्राइस लेगा 1000। और यहाँ पर कस्टमर जो है वो कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को विदाउट पेनल्टी, बिना किसी पेनल्टी के वो कैंसिल कर सकता है आफ्टर रिसीविंग 10 सीसीटीवी कैमरास। तो बताइए 100 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन 10 सीसीटीवी कैमरा लेने के बाद वो कैंसिल कर सकता है। तो बताइए कॉन्ट्रैक्ट का क्वांटिटी कितना होगा यहाँ पर, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का क्वांटिटी कितना होगा बता सकते हो। 10 पीस ही तो होगा कॉन्ट्रैक्ट का क्वांटिटी, यानी 10 यूनिट्स ही हम कॉन्ट्रैक्ट का क्वांटिटी मानेंगे, सिंपल। फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 4 आपका कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। याद है मैंने कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का क्वेश्चन आपको कंसेप्ट समझाया था मैंने आपको। कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अगर रहता है हमारा, यानी मान लीजिए मैंने और आपने 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किए, पर वो दोनों सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट को हम देखें तो वो एक ही लग रहा है, वो अलग अलग नहीं लग रहा है, क्योंकि वो आपका सिंगल पैकेज की तरह लग रहा है जिसका सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है, यानी इंटीग्रेटेड पैकेज की तरह लग रहा है। या फिर मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपसे 2 सिक्योरिटी सिस्टम खरीदूंगा, तो एक सिक्योरिटी सिस्टम का प्राइस जो है वो आपका दूसरे सिक्योरिटी सिस्टम के प्राइस को अफेक्ट कर रहा है। मतलब अगर मैं 2 खरीदूं तो आप मुझे डिस्काउंट दोगे, खरीदोगे तो डिस्काउंट नहीं दोगे। तो पहले वाला आपने कहा कि मुझे 10,000 में दे दोगे, तो दूसरे वाला 5,000 में दे दोगे। तो देखा जाए तो क्या ये दोनों सेम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि एक का भरपाई दूसरा कर रहा है। और या फिर मान लीजिए जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन का हमने एग्जांपल लिया था, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड इंस्टॉलेशन का हमने एग्जांपल लिया था, जहां पर सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन कस्टमाइज है। तो मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया सॉफ्टवेयर का, और एक मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको इंस्टॉलेशन करा के दूंगा, और इंस्टॉलेशन कराने पर सॉफ्टवेयर सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करा है। पर हमने पढ़ा था स्टेप 2 में आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में, जहां पर इंस्टॉलेशन अगर कस्टमाइज कर दे सॉफ्टवेयर को, तो ऐसे सिचुएशन में वो दोनों सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, मतलब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सिंगल है पर 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, फिर तो वो एक ही होगा। तो जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको पेनड्राइव लेक्चर्स का वादा किया कि मैं आपको पेनड्राइव लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, और एक्टिवेशन की का मैं सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, पर क्या ये पॉसिबल है 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट? बिना एक्टिवेशन की के तो आपके पेनड्राइव लेक्चर्स चलेंगे नहीं। तो इसलिए पेनड्राइव लेक्चर्स और एक्टिवेशन की जैसे कि सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, अगर मैं इसे 2 कॉन्ट्रैक्ट मान भी लूं ना, तो भी वो 2 कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाएगा। हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन करेंगे। तो वही कंबाइन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 पॉइंट अभी एग्जाम में लिख के आना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जहां पर नेगोशिएटेड हो रहा है ऐसा पैकेज जहां पर सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट का कंसीडरेशन डिपेंड करता है दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे, और सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का भी मैंने एग्जांपल आपके साथ ले लिया था, है ना। तो यहां पर इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, वो तीनों क्वेश्चन हम कर लेंगे कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का। पहले मैं 5 और 6 कराऊंगा, उसके बाद में 4 कराऊंगा। 5 में यहां पर क्या बोला गया कि सॉफ्टवेयर कंपनी जो है ना, वो कस्टमर के साथ एग्री करता है कि वो उसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। 3 डेज लेटर, 3 दिन के बाद वापस उसने एक और सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किया, जहां पर वो उसे क्या करेगा, कंसल्टिंग सर्विस देगा टू सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज द लाइसेंस सॉफ्टवेयर। तो देखिए ना, वो इसे कंसल्टिंग सर्विस ऐसा देगा जिससे इसका लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो है ना वो सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज हो जाएगा। यानी यहाँ पर कंसल्टिंग सर्विस मतलब वो इंस्टॉलेशन सर्विस ही देगा ये, जिससे इसका जो सॉफ्टवेयर है ना वो सिग्निफिकेंटली क्या हो जाएगा, कस्टमाइज हो जाएगा। तो देखने को तो यहाँ पर कहा इन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग। आज मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया सॉफ्टवेयर का, 3 दिन के बाद आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया इंस्टॉलेशन का, और वो इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर को सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज कर देगा। जैसे स्टेप 2 मॉडल में हमने देखा था, है ना, कि वहां पर आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में इंटीग्रेशन था, और बाद में एक गुड ईयर सर्विस दूसरे गुड ईयर सर्विस को सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज करते हैं। तो ये 2 होने पर भी 2 नहीं, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाता है। तो क्या यहाँ पर ये दोनों सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? यस, तो ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का केस है। भले ये 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, इसलिए हम 2 कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, हम इसे एक कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, हम इसे कंबाइन करके दिखाएंगे, क्योंकि ये दोनों को एक साथ इकट्ठे ही रेवेन्यू दिखाना है। तो ये 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं? इसलिए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसलिए हम इसे कंबाइन कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट को। चलिए 5 हमने कर लिया अच्छे से। इलस्ट्रेशन 6 अब हम करते हैं फटाफट। मैन्युफैक्चरर एम यहाँ पर क्या करता है, वो कस्टमर से बात करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो उसे साइबर सिक्योरिटी सिस्टम जो है ना
वो देगा, प्रोवाइड करेगा, और वो जिसे प्रोवाइड करेगा वो गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी है जिसका नाम है पी, गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी। फिर 1 वीक लेटर, यानी सेम टाइम ही हो गया, 1 वीक लेटर सेम टाइम में माना जाएगा, 1 वीक 10 डेज तक सेम टाइम में माना जाएगा। 1 वीक लेटर एम ने एक और कॉन्ट्रैक्ट किया जहां पर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि सेम सिस्टम, देखिए ना, सेम टू सेम वही सिक्योरिटी सिस्टम ये सेल करेगा किसको, गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी। क्यों? तो देखिए ना, दोनों गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी है, पी भी गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी है, क्यू भी गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी है। बोथ एंटिटीज आर कंट्रोल बाय द सेम गवर्नमेंट, यानी रिलेटेड पार्टी, है ना, दोनों को सेम गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, तो ये फेलो सब्सिडरी नहीं हो गया दोनों, है ना, पी और क्यू फेलो सब्सिडरी हो गया। यानी इंडेक्स 24 के हिसाब से बात करें तो रिलेटेड पार्टी, और रिलेटेड पार्टी हो या फिर सेम पार्टी हो, हम उसे एक ही मानते हैं। तो ये आप समझिए, यहां पर आपको दिखने को पी और क्यू अलग अलग लग रहा है, मेरे लिए एक ही है पी और क्यू। तो यहां पर आप देखिए इन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग द नेगोशिएशन एम ने एग्री किया कि वो सिस्टम को सेल करेगा एट अ डीप डिस्काउंट इफ बोथ पी एंड क्यू परचेज द सिक्योरिटी सिस्टम। अगर पी और क्यू दोनों परचेज किया जाता है तो डीप डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इससे साफ पता चलता है कि पी का जो कंसिडरेशन है वो क्यू पे रिलेटेड है ना, क्यू पे डिपेंडेंट है, क्यू का पी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि कॉम्बो में ये दोनों लेने पर डिस्काउंट मिलता है। अब आप समझिए, अगर मैं जाऊंगा एक दुकानदार के पास, आज मैं मोबाइल खरीदूंगा और 1 महीना के बाद मैं मोबाइल खरीदूंगा, तो क्या वो कॉम्बो ऑफर देगा मुझे? और वैसे आप अगर मान लीजिए मेरे से एफ आज खरीदोगे और 1 महीने के बाद आप SFM में मुझसे कॉम्बो मांगोगे ऑफर, तो वो नहीं पॉसिबल है ना। तो सेम टाइम में कॉम्बो ऑफर पॉसिबल होता है, और वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबल होता है। जैसे हमारा कोर्सेज है FR का, हमारा कोर्सेज SFM का, और एक हमारा कोर्सेज है FR एंड SFM कॉम्बो। तो वैसे ही यहां पर आप देखिए ये कॉम्बो की बात कर रहा है, पी एंड क्यू दोनों परचेज किया जाएगा तो डीप डिस्काउंट देगा। तो ये कॉम्बो है, तो कॉम्बो है मतलब दो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? फिर तो इसे हम क्या मानेंगे, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट भी मानेंगे। यानी हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहिए, कंबाइन कर देना चाहिए, कंबाइन कर देना चाहिए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि आपका वन कॉन्ट्रैक्ट जो है डिपेंड करता है अदर कॉन्ट्रैक्ट में, जो मैंने आपको 3 पॉइंट समझाया था यहां पर। तो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का भी हमने बात कर लिया था यहां पर, इसमें हमने बात किया था कि इंस्टॉलेशन का बात किया था, इंस्टॉलेशन कस्टमाइजेस सॉफ्टवेयर, है ना, और यहां पर सिक्योरिटी सिस्टम परचेज्ड इन कॉम्बो विथ डीप डिस्काउंट में, है ना। और यानी ऑब्वियसली बात है, इसका ये भी पॉइंट इसका हो सकता है क्योंकि यहां पर भी नेगोशिएट किया जा रहा है सर पैकेज, है ना, सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है, एक पैकेज के थ्रू नेगोशिएट किया जा रहा है पी और क्यू का जो दो सिक्योरिटी सिस्टम था। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को यहां पर कंबाइन कर देते हैं। तो चलिए हमने 5-6 कर लिया अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलस्ट्रेशन 4 में क्या बोला, मैन्युफैक्चरर एयरप्लेन्स का, है ना, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो डिजाइन और मैन्युफैक्चर करेगा न्यू फाइटर प्लेन्स फॉर ए कश्मीर एयरबेस, कश्मीर एयरबेस के लिए नया फाइटर प्लेन बनाएगा, ये मैन्युफैक्चर करेगा। और सेम मीटिंग में, मीटिंग सेम ही था, सेम मीटिंग में मैन्युफैक्चरर ने एंटर किया एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया, जहां पर वो सप्लाई करेगा पार्ट्स फॉर एग्जिस्टिंग प्लेन्स एट अदर बेसिस। तो देखिए ना, दो अलग अलग हो गया ना, पर एक तो आपका कश्मीर बेस हो गया और एक आपका अदर बेसिस हो गया, तो ये दोनों अलग अलग है और ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया। और यहां पर ऐसा भी नहीं बोला कि इन्होंने नेगोशिएट किया ऐसे सिंगल पैकेज, तो नेगोशिएटेड ऐसे सिंगल पैकेज भी नहीं बोला, ये भी नहीं बोला कि पहले वाले में पैसा ज्यादा दोगे तो दूसरे वाले में हम डिस्काउंट दे देंगे, ऐसा भी कुछ नहीं बोला। और यहां पर ये दोनों मिला के सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी नहीं होता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट ही है, यानी ये दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। और यहां पर हमें कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है कि जिसे हम कंबाइन करेंगे, तो यहां पर नो नीड टू कंबाइन, नो नीड टू कंबाइन कॉन्ट्रैक्ट्स, यहां पर हमें कंबाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर अलग अलग एयर बेस है, सब कुछ अलग है, टोटली डिफरेंट थिंग है, दोनों में कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए कंबाइनिंग करने की जरूरत नहीं है। फील करो, कितनी जगह पे आपको फील करके सॉल्यूशन देना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने फटाफट देखिए खत्म कर लिया। अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन 7 का। इलस्ट्रेशन 7 अभी हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन, जो मैंने आपको समझाया था, मॉडिफिकेशन के अंदर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, नॉट ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। याद है सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था गुड्स एंड सर्विसेज का एडिशन हो रहा है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टैंड अलोन प्राइस होता है उतना स्टैंड अलोन प्राइस से आपका कंसिडरेशन भी अगर बढ़ता है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज कभी भी नहीं माना जाएगा। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज ऐड हो रहा है, डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऐड हो रहा है, और दूसरा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टैंड अलोन प्राइस है उस डेट का, जिस दिन ऐड हो रहा है मॉडिफिकेशन में, उस डेट का स्टैंड अलोन प्राइस के हिसाब से क्या हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, कंसिडरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या, यहां पर ये हुआ था कि एंटिटी ने प्रॉमिस किया था कि वो 120 प्रोडक्ट्स देगा, मतलब मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 120 प्रोडक्ट्स दूंगा 6 मंथ्स के अंदर,
थोड़ा थोड़ा करके 6 मंथ्स के अंदर दूंगा। 120 प्रोडक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मैंने क्या किया, मैंने 60 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद नोटिफिकेशन हुआ, यानी नोटिफिकेशन से पहले मैंने 60 प्रोडक्ट आपको ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट तो है, देखिए, क्योंकि मॉडिफिकेशन से पहले 60 किया है, बाद में 60 करना, दोनों डिस्टिंक्ट है, पहले और बाद का, तो डिस्टिंक्ट तो यहाँ पर। फिर आगे क्या बोला, आगे कॉन्ट्रैक्ट जो है मॉडिफाई किया गया कि एडिशनल, मैंने जो अंडरलाइन टेबल मार्किंग किया ना, इतना पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। मैं भी वही पढ़ के आपको भी समझा रहा हूँ सारा चीज, क्योंकि मुझे पता है बाकी सारे काम के नहीं है, उसी से मैं आपको समझा पा रहा हूँ सारी चीजें। तो यहाँ पर एडिशनल 30 प्रोडक्ट और दिया जाएगा। तो पहले 120 का बात हुआ था, 60 दे दिया और 60 देना बाकी है, और 30 ऐड करवा दिया मोटिफिकेशन में। तो क्या गुड्स एंड सर्विसेज एड ऑन हुआ? यस, 30 गुड्स एक्स्ट्रा से एड ऑन हुआ आपका। फिर आगे बात हुआ कि 950 में जो एडिशनल 30 गुड्स एड ऑन हुआ वो 950 में दिया जाएगा, और वो क्या आपको पता है, स्टैंड एलोन सेलिंग प्राइस है फॉर सच एडिशनल प्रोडक्ट, यानी 30 प्रोडक्ट का एड ऑन हुआ है और 950 रुपीज का स्टैंड एलोन प्राइस है। तो आप बताइए क्या ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? यस, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो मेटल मतलब ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट का केस हो गया यहां पर। चलिए, इलस्ट्रेशन 7 भी हमने कर लिया। फिर इलस्ट्रेशन 8 फटाफट से करते हैं। ऑन 1 अप्रैल KLC लिमिटेड एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर के टू प्रोवाइड, तो ये भी मॉडिफिकेशन का केस है। तो यहां पर क्या बोला कि 2.5 मिलियन का मशीन आपको दिया जाएगा और 1 ईयर का मेंटेनेंस सर्विस दिया जाएगा, जहां पर आपसे एवरी मंथ 55,000 लिया जाएगा। 1 ईयर का मेंटेनेंस सर्विस दिया जाएगा कस्टमर को। अब आगे देखिए, 1 अक्टूबर यानी 1 अप्रैल को ये बात हुआ था। अब 1 अक्टूबर को यानी 6 महीना बीत चुका है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना बीत चुका है। 6 महीने के बाद 1 अक्टूबर को मिस्टर के ने मॉडिफिकेशन किया और कहा कि हम अपना अमाउंट ऑफ सर्विस को रिड्यूस कर देंगे और आगे जाके 55,000 चार्ज करेंगे, ना कि आगे जाके 45,000 चार्ज करेंगे, ना कि 55,000। यानी पहले तो 55,000 चार्ज हो रहा था ना अप्रैल से, पर आगे कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई किया और कहा कि हम 45,000 चार्ज करेंगे। तो ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, क्योंकि एडिशन ऑफ गुड्स कुछ ऐसा है नहीं कि एडिशन ऑफ गुड्स हो रहा है और स्टैंड अलोन प्राइस है, तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। ये है नॉट ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने यहां पर लिखा है। अब नॉट ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में हमने दो चीज सीखा था। हमने ये सीखा था कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज मॉडिफिकेशन से पहले का और बाद का क्या डिस्टिंक्ट है। अगर डिस्टिंक्ट है तो प्रोस्पेक्टिवली अकाउंटिंग होगा, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो रेट्रोस्पेक्टिवली अकाउंटिंग होगा। मैंने आपको ये सिखाया था, है ना। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आप बताइए क्या ये डिस्टिंक्ट है या नहीं। यस, 6 महीना से पहले का सर्विस आइडेंटिफाई हो पा रहा है, अप्रैल से लेके सितंबर तक का सर्विस आइडेंटिफाई हो पा रहा है, उसका प्राइस भी अलग से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज भी हो गया, वो आइडेंटिफाई हो पा रहा है, वो सेपरेट है। ऑब्वियस ये बात है। यहां पर आप देखिए, मेंटेनेंस दूंगा मैं, अप्रैल का मैं मेंटेनेंस दूंगा, वो आइडेंटिफाइबल है। मई का मेंटेनेंस दूंगा, वो आइडेंटिफाइबल है ना। यानी अप्रैल से सितंबर तक का हिसाब में आइडेंटिफाई कर सकता हूं, और अक्टूबर के बाद का अलग से होगा। और यहां पर देखिए ना, सर्विस भी तो रिड्यूस हो रहा है, इसलिए प्राइस रिड्यूस हो रहा है आपका। तो डेट मींस ये डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है, यानी आपका सितंबर से पहले का गुड्स एंड सर्विसेज और सितंबर के बाद का डिस्टिंक्ट है। द नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑफ सर्विस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट 6 मंथ्स बिफोर मॉडिफिकेशन। तो डिस्टिंक्ट है तो हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिवली अकाउंटिंग करेंगे। जहां पर हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिवली अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, टर्मिनेशन मानते हैं एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का और क्रिएशन मानते हैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट का, डेट इज प्रोस्पेक्टिवली अकाउंटिंग करते हैं। यानी यहां पर कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। यहां पर आप क्या करोगे पता है, जो एडिशनल आपका बचा हुआ है ना, मैंने यहाँ पर करा नहीं, चलो मैं फटाफट से बता देता हूँ। मेरा 60 कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने पहले ही आपको दे दिया 1,000 रुपीज करके, तो 60,000 तो पहले ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 तो था ना, हाँ। अच्छा, ये थोड़ी ना था, सॉरी 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 सॉरी, इसका मैं इस पे आ गया, नहीं यहाँ पर ये तो था क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए 2.5 मिलियन तो मैं मशीन प्रोवाइड करूंगा, मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दूंगा। अब 55,000 करके मैंने क्या किया, 6 मंथ्स का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया, 3,30,000 मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया मॉडिफिकेशन से पहले। अब मॉडिफिकेशन के बाद क्या होगा, मॉडिफिकेशन के बाद मुझे 45,000 मिलेगा, है ना। तो मैं 45,000 करके 6 मंथ्स का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दूंगा, 2,70,000 ये मैं कर दूंगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने प्रोस्पेक्टिवली किया, यानी पुराने वाले के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ यहां पर नहीं किया, सिंपल। चलिए अब इलस्ट्रेशन 9 की बात करते हैं। इलस्ट्रेशन 9 में मॉडिफिकेशन हुआ है पर ये डिस्टिंक्ट नहीं, हमें पता चलेगा। और ये कैसे डिस्टिंक्ट नहीं मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर मान लो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा पता है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट में काम करूंगा जहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करूंगा। या फिर आप सिंपल तरीके से समझ लीजिए, मैंने माना कि मैं आपके घर पे डिजाइनिंग का सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, पूरे घर को इंटीरियर डिजाइनिंग करूंगा आपके घर में। ये समझिए, लॉजिक ज्यादा क्लियर आएगा। और इसको करने के लिए 200 आवर्स लगेगा। कितना, 200 आवर्स लगेगा। मुझे ऐसा लगा काम के हिसाब से, मैंने देखा आपका सारा काम है पूरा इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह करने का, 200 आवर्स लगेगा। एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिसपे 200 आवर्स मेरा लगेगा।
और मैं आपसे चार्ज करूंगा 150 रुपीज करके। चलिए 150 रुपीज करके चार्ज किया जाएगा। अब जब 100 आवर्स ऑलरेडी मैंने काम कर दिया ना आपका, तो आप अभी डिजाइनिंग वगैरह में बदलाव चाहते हो, आपने प्रोजेक्ट पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करा दिया। तो मैंने कहा अच्छा प्रोजेक्ट में मॉडिफिकेशन करा दिया, तो मैंने कहा कि अगर प्रोजेक्ट में मॉडिफिकेशन करा दिया तो 200 आवर्स में काम नहीं होगा, अब 250 आवर्स में काम होगा। तो मैंने कहा 200 आवर्स का तो 150 रुपीज करके बात हुआ वही पहले से, एडिशनल और 50 आवर्स लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में, और एडिशनल 50 आवर्स का 100 रुपीज करके डिसाइड हुआ। तो आप यहाँ पर बताइए, डिजाइनिंग मॉडिफिकेशन से पहले हमने 100 आवर्स का काम खत्म कर दिया एक प्रोजेक्ट पे, और मॉडिफिकेशन के बाद हमें और काम करना है। तो बताइए क्या ये डिस्टिंक्ट है? क्या हम बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन से पहले ये काम हो वो काम हो? नहीं, क्योंकि एक सिंगल प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट के अंदर हमें पूरा ही देखना होता है। मान लीजिए मैंने कुछ डिजाइनिंग पहले कर दिया तो बाद में वो बदल भी जाएगा, ओवरऑल में देखूंगा तो एंड में बदल भी जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर जो पूरा डिजाइनिंग है एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, पूरा सिंगल है आपका। ये यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि डिस्टिंक्ट है, तो ये डिस्टिंक्ट का केस नहीं है। तो जब ये डिस्टिंक्ट का केस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली अकाउंटिंग करेंगे। अब मान लीजिए मॉडिफिकेशन से पहले तो हमने 100 आवर्स लगा ही दिया था, तो मान लीजिए ये प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का था जहां पर हमने 100 आवर्स काम कर दिया, और 100 आवर्स अगर हमने काम कर लिया तो अगर मान लीजिए हमने 150 आवर करके रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया, मान लीजिए हम ये कहेंगे कि कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है जैसे जैसे काम हो रहा है। जो आप है ना स्टेप 5 मॉडल का मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था ना कि कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तब तो हम रेवेन्यू तोड़ तोड़ के दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए हमने 100 आवर्स का 150 रुपीज करके रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया 15,000 रुपीज। रेवेन्यू हमने ऑलरेडी बुक किया बिफोर मॉडिफिकेशन। अब आफ्टर मॉडिफिकेशन क्या हुआ? आफ्टर मॉडिफिकेशन हमें पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट जो है ना वही बदल गया, क्योंकि 200 आवर्स 150 रुपीज करके मिलेगा तो पहले से बात हुआ था, तभी तो 100 आवर्स काम खत्म किया तो इतना रेवेन्यू दिखाया था, और सोचा आगे 100 आवर्स और काम खत्म करेंगे और 150 रुपीज करके 15,000 दिखा देंगे, सोचा ही तो ये था। पर क्या हुआ, मॉडिफिकेशन होने की वजह से हमें पता चला 200 में तो 150 करके मिलेगा ही, और 50 आवर्स काम करना जिसपे 100 रुपीज करके मिलेगा, यानी 35,000 रुपीज टोटल मिलेगा कितने का, 250 आवर्स का। तो यहां पर हमें रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग करना होता है, क्योंकि डिस्टिंक्ट ये गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि अब हम चेक करेंगे कि आपका 35,000 टोटल पैसा आएगा 250 आवर्स में, तो पर आवर में कितना पैसा आएगा। तो हमें पता चला पर आवर में हमारा पैसा आएगा कितना, 140 रुपीज आएगा। अब निकाल लेना, ये आपका 35,000 डिवाइडेड बाई 250 करोगे तो 140 रुपीज पर आवर का बनता है। तो यहां पर आप बताइए, हमने तो ऑलरेडी 100 आवर्स का काम कर लिए, हमने तो ऑलरेडी 100 आवर्स का काम कर लिया है, और 100 आवर्स का काम अगर कर लिया तो 140 रुपीज करके 140 14000 14,000 होता है ना। तो हमें 14,000 दिखाना था, मतलब पहले हमने 15,000 दिखा दिया, पर मॉडिफिकेशन के बाद जब हमने हिसाब लगाया तो हमने हिसाब लगाया कि 250 आवर्स काम करना है, 35,000 रेवेन्यू आना है, तो पर आवर 140 रुपीज रेवेन्यू आना है। तो देखा जाए तो पुराना हमने जो काम किया है, पुराना हमने काम कर दिया कितना, 100 आवर्स 100 आवर्स 140 करके कितना 14,000 ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना था, पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितना हुआ, 15,000 का रेवेन्यू हमारा रिकॉग्नाइज हो गया यहाँ पर। तो 1,000 जो है ना वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली हम क्या करेंगे, 1,000 को एडजस्ट करेंगे, कैसे, अपने कंपैरेटिव्स में। जो हमारा प्रीवियस ईयर का कंपैरेटिव जो हम बनाते हैं ना, इंडेक्स 8 में मैंने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किए, तो वहां पर हम कंपैरेटिव्स में इसका एडजस्टमेंट करेंगे। और अगर मान लीजिए और पुराना एडजस्ट होता है तो हम जो ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट बनाते हैं, थर्ड बैलेंस शीट बनाते हैं, वहां पर हम एडजस्ट करते हैं। अगर अभी समझ में नहीं है तो इंडेक्स 8 में समझ में आएगा ये आपको। तो यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव आपको यहाँ पर लिखना नहीं है सब सारे, जब रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्टमेंट करोगे मतलब जो 15,000 आपने दिखाया है रेवेन्यू में एडजस्टमेंट होगा 1,000 रुपीज का, क्योंकि 14,000 होना चाहिए, आपने 15,000 बुक किया तो 1,000 रुपीज का आपका रिवर्सल यानी एडजस्टमेंट होगा। रिवर्सल भी नहीं कहूंगा, आपका प्रीवियस ईयर में एडजस्टमेंट होगा रेवेन्यू में, आपको ये समझना है। तो चलिए, अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर में आपने रेवेन्यू दिखाया तो वहां पर आपका एडजस्टमेंट होगा रेट्रोस्पेक्टिवली। और बाकी अगर आप चाहो तो ये टेबुलर आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी से। मैंने आपको समझा ही दिया, वही सारा चीज लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझा, मेरे तरीके से भी करी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इलस्ट्रेशन 9 में। उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ में है कि डिस्टिंक्ट नहीं था, इसलिए हम क्या करेंगे, सेपरेटली, मतलब हम इकट्ठा एक ही करके मानेंगे, हम डिस्टिंक्ट नहीं है। तो रेट्रोस्पेक्टिवली हम अकाउंटिंग करेंगे जहां पर पुराना रेवेन्यू बुक किया हुआ को भी एडजस्टमेंट किया जाएगा। चलिए, तो इलस्ट्रेशन 9 तक हमने किया। फिर इलस्ट्रेशन 10 में, इलस्ट्रेशन 10 में हम आ गए स्टेप 1 मॉडल का जितना क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन हमारा अभी हमने कर लिया आईसीए के अंदर। अब हम स्टेप 2 मॉडल के क्वेश्चंस करेंगे। स्टेप 2 मॉडल में जो हमने सबसे पहले सीखा था कि हम आइडेंटिफाई करते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, हल्का सा आपको याद दिला रहा हूं, जहां पर मैंने कहा था कि अलोन में बेनिफिट मिल रहा है या फिर टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज में बेनिफिट मिल रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में हम सेपरेट करते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को। जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस सर्विस में आपको दे रहा हूं और मुझे दिख रहा है कि तीनों के तीनों सेपरेटली बिकते हैं मार्केट में, इन्हें सेपरेटली, यानी इसका अलोन में बेनिफिट है तभी तो सेपरेटली मार्केट में बिकते हैं।
और अगर ये मान लो है ना टुगेदर विद अदर रिसोर्सेस आपको बेनिफिट देते हैं, तो ऐसा सिचुएशन में हम उसे क्या करते हैं, सेपरेट अलग अलग, यानी सॉफ्टवेयर अलग, इंस्टॉलेशन अलग, मेंटेनेंस सर्विस अलग, टेक्निकल अपडेट अलग, सपोर्ट अलग, सबको अलग अलग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानते हैं। और साथ में हमें और भी कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है, जैसे सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस नहीं प्रोवाइड होना चाहिए। अगर सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस प्रोवाइड हो रहा है तो डेट मींस वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगा, जिसका मैंने एग्जांपल आपके साथ लिया था कंप्यूटर वाला, याद है? कंप्यूटर मांगने को आया, मैंने रैम वगैरह का बात किया था, तो मैंने उसके मुंह पे फेंका कंप्यूटर को, ये वाला एग्जांपल लिया था मैंने आपके साथ। वाटर का एग्जांपल लिया था मैंने आपको, यस, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट जहां पर सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन में मैंने वाटर प्यूरिफिकेशन और कंप्यूटर का एग्जांपल लिया था। फिर एक और चीज था, वन गुड या सर्विस दूसरे गुड या सर्विस को क्या कर रहा है, सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर रहा है या सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज कर रहा है, तभी हम सेपरेट नहीं मानते, हम सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानते हैं। और वहां पर भी मैंने दो एग्जांपल का आपके साथ लिया था, दो एग्जांपल लिया था, एक डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन, यानी डिजाइनिंग करते कंस्ट्रक्शन बदल जाता है, कंस्ट्रक्शन करते डिजाइनिंग बदल जाता है, दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन है, ये वाला एग्जांपल लिया था। और दूसरा एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन है, तो इंस्टॉलेशन करने पर सॉफ्टवेयर सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक गुड या सर्विस दूसरी गुड या सर्विस को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई या कस्टमाइज कर रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में भी हम उसे सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं मानेंगे, भले वो ऑन इट्स ओन यूज हो रहा हो, भले वो टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज वो यूज हो रहा हो। ये मैंने आपको समझाया। और तीसरा वाला पॉइंट में मैंने आपको कहा था कि इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक यानी इंटर रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं मैंने आपको ओवरऑल ये समझाया, कहीं से भी आपको लग रहा है ना कि घुल मिल गया है, तो मतलब वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। दूर दूरी बना के रखा हुआ है तो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी। हम फटाफट से क्या करेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे सारे। इलस्ट्रेशन 10 यहां पर क्या बोला गया, मैं फटाफट से आपको कराऊंगा। यहां पर वो ये वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट का एग्जांपल मैंने आपको उसमें अच्छी तरीके से समझाया था, जहां पर वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर ने हमें दिया है, हमें उसने अलग अलग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया कि भैया मैनेजमेंट कर देना, इंजीनियरिंग कर देना, साइट प्रिपरेशन कर देना, फिजिकल कंस्ट्रक्शन कर देना, पंप्स खरीद लेना, इक्विपमेंट वगैरह का टेस्टिंग वगैरह कर लेना, वाटर क्वालिटी टेस्ट कर देना, ऐसा नहीं कहा कस्टमर ने। कस्टमर ने कहा सीधा एक ही बात, एक ही पॉइंट, जैसे कंप्यूटर वाला एग्जांपल, कस्टमर ने सीधा मुंह पे कहा मुझे वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट चाहिए, मुझे बाकी सबसे मतलब नहीं है। तो यहां पर कस्टमर का इंटेंशन क्या, सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस लेने का। और सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस लेने का यानी यहां पर कस्टमर का इंटेंशन वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट से, उससे रिलेटेड कंपोनेंट से नहीं है। तो इसलिए भले ही अगर एंटिटी यहां पर सेपरेटली सारे कंपोनेंट को बेचते हैं, पर कस्टमर का यहां पर इंटेंशन वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट का है, कस्टमर फ्री सोच भी नहीं रहा सब अलग अलग के बारे में। तो इसलिए यहां पर ओवरऑल क्या होगा, हम इसे मानेंगे सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं चैप्टर वाइज भी कोर्स बेचता हूं, मान लीजिए मैं नहीं बेचता हूं पर फिर भी मान लीजिए मैं चैप्टर वाइज भी कोर्स बेचता, पर आपका इंटेंशन कोर्स खरीदने का, आपका इंटेंशन है कोर्स लेने का, तो आपको थोड़ी ना मतलब होगा चैप्टर वाइज से, आपको तो मतलब ही नहीं, आपको मतलब है कोर्स है, एफआर का पूरा कोर्स है। मैं चैप्टर वाइज बेचता हूं तो डजंट मीन कि मतलब मेरे लिए वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया, क्योंकि आपने मेरे से पूरा कोर्स खरीदा है तो मुझे आपको पूरा कोर्स ही देना पड़ेगा। मैं आधा कोर्स देके आपसे आधा पैसा नहीं मांग सकता। तो इसीलिए आपको ये फील करना है कि यहाँ पर कस्टमर का भी देखना पड़ेगा कि कस्टमर क्या सोच रहा है। कस्टमर यहाँ पर वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट के बारे में सोच रहा है, एंड इसलिए हम इसे क्या मानेंगे, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको मैंने इतना कुछ लिख लिया है ना, तो आप बहुत ईजी हो जाएगा। अभी हम फटाफट से रिवाइज कर पा रहे हैं, देखिए ना। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 10 हमने किया, अभी मैं क्या करूंगा पता है, इलस्ट्रेशन 12 पहले करा दूंगा, क्योंकि सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इलस्ट्रेशन 12 में भी यही हो रहा है। इलस्ट्रेशन 12 में भी क्या हो रहा है पता है, यहाँ पर पावर प्लांट की बात कर रहा है। पावर प्लांट यानी इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट की जगह पावर प्लांट की बात कर रहा है। यहाँ पर भी इंजीनियरिंग, साइट क्लियरेशन, फाउंडेशन, प्रोक्योरमेंट वगैरह वगैरह अलग दिया जाएगा, पर कस्टमर का यहाँ पर इंटेंशन है पावर प्लांट का, तो डेट मींस सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यानी इलस्ट्रेशन 10 से सेम ही हो गया। अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन 11। इलस्ट्रेशन 11 में क्या हो रहा है, एंटिटी यहाँ पर प्रोवाइड करता है ब्रॉडबैंड सर्विस। ब्रॉडबैंड सर्विस इंटरनेट कनेक्शन यानी इंटरनेट का सर्विस, डेटा सर्विस प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ वो वॉइस कॉल सर्विस भी प्रोवाइड करता है। जैसे जियो की बात कर ले, वो आपको जियो फाइबर ब्रॉडबैंड भी देते हैं, जियो फाइबर लगा लो आप अपने घर पे, एंड दूसरी चीज वो वॉइस कॉल सर्विस भी देते हैं, दोनों देते हैं। कस्टमर बाइस मॉडेम, मॉडेम जो होता है ना, मॉडेम भी हम लैपटॉप वगैरह में मॉडेम लगा के हम ना यूज करते हैं, तो मॉडेम भी कस्टमर बाई करता है एंटिटी से। तो डेट मीन्स एंटिटी यहाँ पर ब्रॉडबैंड का सर्विस देते हैं, एंटिटी यहाँ पर वॉइस कॉल का सर्विस देते हैं, एंटिटी यहाँ पर मॉडेम देते हैं, मॉडेम बेचते हैं। अब हम देखते हैं क्या ये तीनों सिंगल है कि सेपरेट है। However, customer can also get the connection from the entity and modem from any other vendor, यानी वो किसी और से मॉडेम ले लेगा और एंटिटी से यहाँ पर
क्या कर लेगा, कनेक्शन लगा लेगा। तो डेट मीन्स ये क्लियर कर रहा है कि दोनों सेपरेटली सोल्ड होते हैं, मतलब मॉडेम सेपरेटली सोल्ड होता है, कनेक्शन टोटली सेपरेटली सोल्ड होता है। मतलब एंटिटी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो जिद्दी बोलेगा कि मॉडेम और उसका कनेक्शन एक साथ ही काम करेगा। मतलब कोई भी मॉडेम यूज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है, कोई भी जनरल मॉडेम यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, कस्टमर जो है डेटा सर्विस, जो डेटा कनेक्शन है, कस्टमर टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज, यानी बाहर से मॉडेम खरीद के कस्टमर क्या कर सकता है, उस कनेक्शन को यूज कर सकता है, यानी टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज वो यूज कर सकता है रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ। और यहाँ पर इंस्टॉलेशन एक्टिविटी कहा कि लिमिटेड एफर्ट लगता है और कॉस्ट आपका इनसिग्निफिकेंट है, तो इंस्टॉलेशन को हटा दो क्योंकि इसके कॉस्ट ही इनसिग्निफिकेंट है, तो इंस्टॉलेशन का काम नहीं, इसे हम हटा देंगे। इट इज वेरियस प्लान्स वेर इट प्रोवाइड्स एदर ब्रॉडबैंड सर्विस और वॉइस कॉल सर्विस और बोथ। तो यहाँ पर बहुत सारे प्लान है, मतलब ये सेपरेटली ब्रॉडबैंड सर्विस भी सेल करता है, सेपरेटली वॉइस कॉल सर्विस भी सेल करता है और सेपरेटली मॉडेम भी बेचता है। तो ये तीनों सेपरेटली सोल्ड होते हैं और यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि इंटीग्रेशन सर्विस दिया जा रहा है, कोई इंटीग्रेशन सर्विस नहीं दिया जा रहा है, ना ही एक गुडिया सर्विस दूसरे गुडिया सर्विस पे डिपेंडेंट है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों क्या हो गए, 3 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गए। यहाँ पर समझ में आया, और आपको अगर रीड करना है करिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, इतना कुछ ज्ञान लिया है तो वो ज्ञान एग्जाम में लिख के आएगा। चलिए इलस्ट्रेशन 12 हो गया। फिर इलस्ट्रेशन 13 का भी मैंने एग्जांपल आपको क्लास में रिविजनरी वीडियो में समझा दिया था, जो सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज मैंने आपको समझाया था, जहां पर मैंने आपको सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज में सिक्योरिटी गार्ड का एग्जांपल लिया था, याद है, एंड होटल का एग्जांपल लिया था, जहां पर मैंने कहा था होटल मैनेजमेंट का सर्विस मैं आपको दे रहा हूं। अब ऑब्वियसली बात है, वो होटल मैनेजमेंट का सर्विस मैं आपको दे रहा हूं, ये डेली मैं आपको सर्विस दूंगा, आप डेली कंज्यूम करोगे, है ना। तो यहां पर क्या होगा, ये सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस है। मान लीजिए मैंने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया आपके साथ सर्विस देने का, तो मैं यहां पर सिमेट्रिकल सर्विस दे रहा हूं, सेम सर्विस दे रहा हूं मैं आपको। और ऑब्वियसली बात है, सर्विस के हिसाब से क्या होगा, मेथड भी जनरली सेम ही लगेगा, जो मेथड यानी टाइम बेसिस मेथड हो जाएगा, या फिर कस्टमर जितना है उसके हिसाब से बिलिंग के हिसाब से हो जाएगा, तो मेथड जो है वो सेम रहेगा। रेवेन्यू का मेथड, यानी आप मुझे रेवेन्यू टाइम बेसिस पे दोगे क्या पता, या फिर आप मुझे रेवेन्यू जो कस्टमर आएगा उसके हिसाब से रेवेन्यू दोगे, कितना कस्टमर का बिलिंग हुआ है। तो यहाँ पर मेथड भी लगभग सेम ही रहेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा कि यहाँ पर जो होटल मैनेजमेंट सर्विस मैं दे रहा हूँ तो ये वेरी करेगा। मान लीजिए कितनी बार मैं रिसेप्शनिस्ट का सर्विस दे रहा हूँ, कितनी बार मैं कुछ लॉन्ड्री सर्विस दे रहा हूँ, कितनी बार मैं कुछ अलग अलग सर्विस दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सर्विस, प्रोक्योरमेंट यानी कुछ कुछ खरीद के लाना, अकाउंटिंग का सर्विस। तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा बहुत ये वेरी करेगा, डेफिनेट सी बात है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्टीमेटली ये सारे कंपोनेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, अकाउंटिंग, ये सारे कंपोनेंट है होटल मैनेजमेंट सर्विस के, क्योंकि अब होटल मैनेजमेंट का कोर्स करोगे तो सारे आपको सिखाए जाएंगे। तो ये भले अलग अलग दिन अलग अलग काम करना, पर हालांकि ये तो क्या है, होटल मैनेजमेंट सर्विस का ही कंपोनेंट हुआ ना आपका ये, तो इसलिए आपको इसे अलग अलग नहीं, ये सेम ही मानना है। वेरी होने पर भी हम कहेंगे कि हाँ, सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है, सेम लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी सर्विसेज सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि क्या, हाँ ये डिस्टिंक्ट तो है पर ये सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट है, तो इसे हम सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानते हैं, जो कि यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि डिस्टिंक्ट तो है, क्योंकि आज का सर्विस कल के सर्विस से डिस्टिंक्ट है, ये एग्री करता हूं, पर जबकि डिस्टिंक्ट होने के बावजूद भी सिमिलर सर्विस है, सिमेट्रिकल है, सेम सर्विस है ना, और इसका मेथड भी सेम लगेगा, इसलिए हम इसे सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानते हैं, जो मैंने आपको रिविजनरी वीडियो में इसका कंसेप्ट समझाया था। चलिए, तो इलस्ट्रेशन 13 भी हमने कर लिया। फिर इलस्ट्रेशन 14, याद है मैंने डिजाइन कंस्ट्रक्शन का बात किया था, जहां पर वन गुड या सर्विस दूसरे गुड या सर्विस को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई या कस्टमाइज करा था। मैंने क्लास में भी डिस्कशन किया था ये एग्जांपल। मतलब मान लीजिए आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है बिल्डिंग बनाने का और डिजाइनिंग करने का भी, कंस्ट्रक्शन यानी कॉम्प्लेक्स बनाने का, कंस्ट्रक्शन भी करना है, डिजाइनिंग भी करना है। तो मैंने देखा डिजाइनिंग करूंगा, कंस्ट्रक्शन फिर बाद में करूंगा, तो डिजाइनिंग फिर से बदल जाएगा। यहां पर एक ही लाइन जो कि इंपॉर्टेंट है, एंटिटी ए मे रिक्वायर टू कंटिन्यूअली ऑल्टर द डिजाइन ऑफ द शॉपिंग सेंटर, यानी वो कंटिन्यूअसली डिजाइन को ऑल्टर करते जाएगा शॉपिंग सेंटर को, एंड पार्किंग फैसिलिटी during construction as well as continually assess the propriety of the materials initially selected for the project। यहाँ पर देखिए डिजाइन और कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूअली बदलते रहेंगे, ऑल्टर होते रहेंगे, तो मतलब एक गुड या सर्विस दूसरे गुड या सर्विसेज को सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज करता है, सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई करता है ना। तो इसका मतलब क्या, अगर एक गुड या सर्विस दूसरे गुड या सर्विस को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई करता है, तो डेट मींस हमने पढ़ा था कस्टमाइज या मॉडिफाई करता है, तो मतलब ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाता है, ना कि सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाता है। पूरा अच्छे से सारा देखिए ना, जो जो हमने कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था 4 आवर्स के अंदर, वो कंसेप्ट समझने का मुझे लग रहा है अब आराम से सारे क्वेश्चंस आप मैनेज कर पाओगे। फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 15 में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो कस्टमर से बात कर रहा है कि वो उसे लाइसेंस देगा, इंस्टॉलेशन सर्विस देगा, सॉफ्टवेयर अपडेट देगा, टेक्निकल सपोर्ट देगा, 4 चीज देगा। देखिए 4 चीज, लाइसेंस, टेक्निकल सपोर्ट, सॉफ्टवेयर अपडेट और इंस्टॉलेशन, 4 चीजें इसे प्रोवाइड करेगा। चलिए ठीक है, फिर आगे
कितने सालों तक, 2 ईयर पीरियड के लिए प्रोवाइड करेगा। ऑनलाइन एंड टेलीफोन जो टेक्निकल सपोर्ट है ये प्रोवाइड करेगा। फिर आगे द एंटिटी सेल्स द लाइसेंस, इंस्टॉलेशन सर्विस एंड टेक्निकल सपोर्ट सेपरेटली भी बेचता है। तो ये सारी की सारी ये सेपरेटली बेचता है। दिस इंस्टॉलेशन इंक्लूड चेंजिंग द वेब स्क्रीन फॉर ईच टाइप ऑफ यूजर, मार्केटिंग, इन्वेंट्री। हाँ, हल्का वेब स्क्रीन वगैरह चेंज करना कोई मेजर नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कस्टमाइज हो रहा सिग्निफिकेंटली सॉफ्टवेयर, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर। द इंस्टॉलेशन सर्विसेज रूटीनली परफॉर्म बाय अदर एंटिटीज, लेकिन ये इंस्टॉलेशन सर्विस दूसरे भी रूटीनली परफॉर्म करते हैं। एंड डस नॉट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर, क्लियर करके बोल भी दिया कि कोई मॉडिफिकेशन सिग्निफिकेंट नहीं हो रहा है। द सॉफ्टवेयर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट द अपडेट एंड टेक्निकल सपोर्ट, यानी ऐसा भी नहीं कि ये अपडेट और टेक्निकल सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो डेट मीन्स ये नहीं इंटर रिलेटेड है, नहीं डिपेंडेंट है, बिना अपडेट बिना टेक्निकल सपोर्ट के भी सॉफ्टवेयर आपका रन करेगा, आराम से चल जाएगा। तो डेट मीन्स क्या हम ये नहीं कह सकते कि लाइसेंस सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, इंस्टॉलेशन सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, टेक्निकल सपोर्ट सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, सॉफ्टवेयर अपडेट सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ये चारों के चारों क्या है, सेपरेट फॉर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। चलिए अब इलस्ट्रेशन 16 हम डिस्कस करते हैं। तो इलस्ट्रेशन 16 में इन्होंने क्या कहा कि अबोव इलस्ट्रेशन को कंटिन्यू करो, ऊपर वाला इलस्ट्रेशन को कंटिन्यू करो। बस एक लाइन इन्होंने इंक्लूड किया कि एज पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन सर्विस, जो सॉफ्टवेयर है ना वो सब्सटेंशियली कस्टमाइज हो जाएगा टू ऐड सिग्निफिकेंट न्यू फंक्शनलिटी। तो यहां पर सबसे कोई अगर हैवी वर्ड है तो वो यही है, सब्सटेंशियली कस्टमाइज हो जाने का मतलब क्या, सब्सटेंशियली अगर कस्टमाइज हो जाएगा तो मतलब क्या, मतलब एक गुडिया सर्विस यहां पर दूसरे गुडिया सर्विस को सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज कर रहा है ना, यानी इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर को सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज कर रहा है। तो डेट मींस यहां पर अब हम क्या कहेंगे, यहां पर अब हम कहेंगे कि इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर एक है, क्योंकि इंस्टॉलेशन होते सॉफ्टवेयर आपका सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन अलग अलग नहीं, दोनों एक है। मैंने इसका एग्जांपल रिविजनरी वीडियो में भी समझाया था, फिर से समझा रहा हूं, दोनों के दोनों घुल गए हैं, दोनों के दोनों मिल गए हैं, दोनों एक ही है। तो इसे हम सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे। किसको किसको, सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन को। हाँ, टेक्निकल सपोर्ट अलग है और आपका सॉफ्टवेयर अपडेट अलग है, वो तो बाद में होते रहेगा, वो अलग है, उसका इससे कनेक्शन नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन ये दोनों एक ही हो गए। तो इसका आंसर में क्या आएगा, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन सर्विस, जो कि इंक्लूड करेगा सॉफ्टवेयर का लाइसेंस, ये अलग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अपडेट अलग हो गया, टेक्निकल सपोर्ट अलग हो गया हमारा। तो देखिए ना कितना आराम से हमारा हो रहा है। इलस्ट्रेशन 17 में बता दूं ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है, जहां जहां पर क्वेश्चन न्यूली एडेड हुए वो सारे क्वेश्चन मैंने न्यू यहां पर लिख दिए। अब देखिए ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल सी बात है। यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो टी लिमिटेड है ना, उसने 2 साल का 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट किया इंटरनेट सर्विस देने का कस्टमर सी को। सी ऑल्सो बाइस ए मॉडेम, उसने मॉडेम भी खरीदा और राउटर भी खरीदा फ्रॉम टी, यानी एक तो इंटरनेट सर्विस दिया जाएगा, दूसरा उसने मॉडेम भी खरीदा, राउटर भी खरीदा। आगे एंड obtains title to the equipment. T Limited does not require customers to purchase its modem and router. यानी T Limited कहता है कि जरूरत नहीं कि मुझसे मॉडेम और राउटर खरीदना पड़ेगा। यानी डेट मींस ये सेपरेटली बेचते, सेपरेटली ये इंटरनेट सर्विस देता बिना मॉडेम राउटर के, है ना। तो दोनों का कोई लिंक नहीं, यहाँ पर क्लियर कर दिया। एंड विल प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस टू कस्टमर यूजिंग अदर इक्विपमेंट दैट इज कंपैटिबल विद टी लिमिटेड्स नेटवर्क, है ना। तो दूसरे कंपैटिबल के साथ भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि मॉडेम और राउटर इससे ही खरीदना पड़ेगा। अब there is a secondary market in which modems and routers can be bought or sold for amounts greater than scrap value. तो scrap value का तो वैल्यू मानते भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या मॉडेम और राउटर सेपरेटली बिकते हैं मार्केट में? यस, इन्होंने बताया मॉडेम और राउटर अगर सेपरेटली बिकते हैं तो मतलब मॉडेम और राउटर जो है वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्योंकि वो ऑन इट्स ओन यूज है उसका। ऑन इट्स ओन वो बेनिफिट देगा। कैसे ऑन इट्स ओन आपको बेनिफिट कैसे मिलता है? या तो आप उसे यूज करोगे या बेच दोगे। तो यूज कर सकते हो या बेच सकते हो, मतलब ऑन इट्स ओन वो यू आपको बेनिफिट दे रहा है। और अगर हम बात करें इंटरनेट सर्विस, तो इंटरनेट सर्विस आप मेरे से लोगे तो आप टुगेदर विद अदर रेडीली अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी आप मार्केट से राउटर खरीद लेना, आप मार्केट से क्या खरीद लेना, मॉडेम खरीद लेना और मेरा इंटरनेट सर्विस का यूज कर लेना। तो मतलब पहले मॉडेम और राउटर की बात करेंगे तो वो ऑन इट्स ओन बेनिफिट देता है, क्योंकि वो ऑन इट्स ओन यूज और सेल होते हैं। तो वो दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। और साथ ही साथ मुझसे आपको राउटर मॉडेम नहीं खरीदना, आप मुझसे इंटरनेट सर्विस ले लो अलग से सिर्फ, और ये इंटरनेट सर्विस आप टुगेदर विद रेडीली अवेलेबल रिसोर्सेज जो आपके पास है, मतलब मॉडेम वगैरह आपके पास हो गई पहले से, मार्केट से खरीद लेना, आप उसके साथ यूज कर सकते हो। तो डेट मींस व्हाट, क्या ये तीनों के तीनों अलग है? क्या तीनों घुल मिल रहे? नहीं मिल रहे। आपको जरूरी नहीं कि मेरे से इंटरनेट लोगे तो मेरे से मॉडेम राउटर लेना पड़ेगा। तो यानी तीनों सेपरेटली सोल्ड होते हैं, यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन नहीं है, और ना ही एक गुडिया सर्विस दूसरे गुडिया सर्विसेज को मॉडिफाई या कस्टमाइज करे, और ना ही एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट या इंटर रिलेटेड है। यानी अल्टीमेटली ये तीनों के तीनों क्या हो गए, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है 3, है ना। इसका आंसर अगर आपको रीड करना आपकी मर्जी, अदरवाइज भी आपकी मर्जी। फिर इलस्ट्रेशन 18, इलस्ट्रेशन 18 में क्या कहा गया, ये भी न्यू क्वेश्चन है। वी लिमिटेड ग्रांट करता है कस्टमर सी को 3 ईयर का लाइसेंस फॉर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर।
antivirus software. Under the contract, we limited promise to provide C with when and if available updates to that software during the license period. The updates are critical to the continued use of the antivirus software. तो मेरी बात समझिए, अगर मैं आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं आपको अपडेट भी दूंगा, तो मैं कह सकता हूँ दोनों अलग अलग है, सॉफ्टवेयर बिना अपडेट के भी चल जाएगा, सॉफ्टवेयर अलग ही अपडेट अलग अलग मैं कह सकता हूँ। लेकिन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के केस में आप ध्यान रखना, बिना अपडेट के वो कोई काम का नहीं। क्योंकि अपडेट क्यों होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में, आपको पता है क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एक होता है ना, बग्स वगैरह निकलते रहते हैं, है ना। बहुत सारे हैकर्स लोग अलग अलग पॉलिसी बनाते रहते हैं कि कैसे हैक करेंगे आपके कंप्यूटर को। तो वहां पर अपडेट्स आपको क्या करके देता है? अपडेट्स आपको मदद करता है कि जहां पर वो बार बार चेंज करते रहता है, खुद का इंटरफेस बार बार बदलते रहता है, जिसकी वजह से लोग आपके सिस्टम को हैक ना कर सके। तो यहाँ पर बेसिकली एंटीवायरस के केस में अपडेट्स का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, और इसलिए आप जो ये हम लोग कुछ प्ले स्टोर वगैरह से ये सब जो डाउनलोड करते हैं ना, वो कोई काम के एंटीवायरस नहीं, वो नाम के है ना, वो कोई काम की नहीं। और अपडेट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर इन्होंने बोल भी दिया क्लियरली कि अपडेट जो है ना वो क्रिटिकल है टू द कंटिन्यूड यूज ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ऐसा सिचुएशन में हम कहेंगे बिना अपडेट के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कोई काम का ही नहीं है। ये बिना अपडेट यानी इन दोनों का मिलन है, बिना इसके ये कोई काम का नहीं। और इन्होंने क्लियरली बताया भी कि अपडेट क्रिटिकल है। अदरवाइज अगर कहते कि अपडेट क्रिटिकल नहीं, बिना अपडेट के भी सॉफ्टवेयर आराम से चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा सच की कोई रिक्वायरमेंट नहीं अपडेट की, तो अलग बात होता, तब हम उसे अलग मान लेते, सेपरेट मान लेते। पर यहाँ पर अपडेट क्रिटिकल है, यानी ये माँ बेटे हैं, माँ बेटे ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो इसलिए हम इसे क्या मानेंगे? हम इसे सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंटीवायरस यूजलेस हो जाएगा विदाउट अपडेट के, और इसलिए ये सिंगल आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगा। लाइसेंस और अपडेट नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, क्योंकि क्रिटिकल वर्ड एग्जाम में लिख के आना जो यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए इलस्ट्रेशन 19 अब हम डिस्कस करते हैं। तो इलस्ट्रेशन 19 में क्या हुआ? मीडिया कंपनी पी लिमिटेड ने ऑफर किया कि मैगजीन सब्सक्रिप्शन आपको देगा। शौक है तो ले लेना, मुझे तो शौक नहीं मैगजीन सब्सक्रिप्शन लेने का कस्टमर को। और कस्टमर अगर सब्सक्राइब करेगा, जैसे आईसीआई का आता है ना सब्सक्रिप्शन, मैं तो कभी नहीं लेता हूँ, तो यहाँ पर वो उसे प्रिंटेड कॉपी भी मिलेगा और साथ में उसे ऑनलाइन एक्सेस भी मिलेगा, है ना। ईच मंथ प्रिंटेड कॉपी मिलेगा और ऑनलाइन एक्सेस भी मिलेगा। पूछा कितना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? देखिए प्रिंटेड एक्सेस का अलग ही है, प्रिंटेड आपके घर आएगा, पन्नी खोलना, लेटते हुए सोते हुए कभी भी पढ़ लेना, उसका एक अलग है आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब सिर्फ वो दे देगा और यहाँ पर ऑनलाइन नहीं देगा, तो मैगजीन तो आपके काम आएगा ना, वो तो सेपरेटली ऑब्वियसली बात है। कितने लोग ऐसे भी होंगे कि जो सिर्फ ऑनलाइन ही मांगते हैं, वो कहते हैं हमें प्रिंटेड नहीं चाहिए। सेपरेटली बिकता भी क्यों नहीं बिकता है ना। और ऑनलाइन भी सेपरेटली बिकता है, फिजिकल भी सेपरेटली बिकता है, आपको पता है। तो यहाँ पर इससे हमें ऐसे भी क्लियरली पता चल रहा है कि ऑनलाइन कंटेंट जो है, ये ऑनलाइन एक्सेस आपके सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, प्रिंटेड कॉपी आपके सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्योंकि ये दोनों ऑन इट्स ओन बेनिफिट देंगे। हम ऑनलाइन भी आंखें फाड़ फाड़ के देख लेंगे, पढ़ लेंगे, है ना, हम प्रिंटेड वाले को भी पढ़ लेंगे। दोनों का अपना ओन बेनिफिट है, दोनों का अपना ओन बेनिफिट है, ओन इट्स ओन ये बेनिफिट दे रहा है आपको, कोई इंटीग्रेशन वाली बात नहीं यहाँ पर। तो ये ओन इट्स ओन एलोन में बेनिफिट देता है, इसलिए सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। चलिए इलस्ट्रेशन 19 कर लिया। इलस्ट्रेशन 20 में इंप्लाइड प्रॉमिस की बात करें, जहां पर हमने कहा था ना कि कितनी बार हमारे पास लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है पर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होता है। लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कैसे? कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस जिसके चलते हमने कस्टमर्स की आंखों में एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट किया। और यहां पर ध्यान है, मैंने कहा था एक्सप्लिसिट प्रॉमिस के साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया था रिविजनरी वीडियो में, इम्प्लिसिट प्रॉमिस भी उतना ही वैल्यूएबल है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही वो वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पर इंप्लाइड की बात हो रही है। तो देखिए क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी के लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट करता है रीसेलर डी के साथ में कि वो उसे सॉफ्टवेयर बेचेगा, और अल्टीमेटली फिर वो एंड यूजर को बेचेगा जो डी लिमिटेड है, यानी के डी को बेचेगा, डी अल्टीमेटली अपने कस्टमर को बेचेगा। के लिमिटेड हैज ए कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस, यानी इसने कोई वादा नहीं किया है, वचन नहीं दिया, पर इसका कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस है कि ये फ्री टेलीफोनिक सपोर्ट देता है टू एंड यूजर्स विदाउट इन्वॉल्विंग द रीसेलर, एंड बोथ रीसेलर एंड द कस्टमर एक्सपेक्ट के लिमिटेड टू कंटिन्यू प्रोवाइड दिस सपोर्ट। तो क्या वैलिड एक्सपेक्टेशन है? यस, कस्टमर और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सपोर्ट मिलेगा, यानी वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुआ, तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। तो डेट मींस यहां पर हमें दिख रहा है दो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक सॉफ्टवेयर बेचना और दूसरा बाद में टेलीफोनिक सपोर्ट देना, ये दोनों सेपरेट है। ऑब्वियसली बात है, बिना टेलीफोनिक सपोर्ट के भी सॉफ्टवेयर आपका काम आएगी, डेफिनेट सी बात है। तो यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन वगैरह तो है नहीं, दोनों सेपरेट थिंग है, तो दोनों सेपरेटली इसका बेनिफिट है। तो इसलिए हम कहेंगे सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है दोनों के दोनों, है ना। यहाँ पर मेन मुद्दा ये था कि इंप्लाइड प्रॉमिस को हम क्या कंसिडर करेंगे? यस करेंगे। यहाँ पर हम कहेंगे प्रोवाइडेड यहाँ पर आपका लीगली एनफोर्सेबल राइट है, इसके केस में नहीं, पर वो इंप्लाइड प्रॉमिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन 21 इंप्लाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का फिर से क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर भी ये कि कार मेकर जो है ना, वो क्या करता है? फ्री मेंटेनेंस सर्विस देता है, मतलब वो व्हीकल तो बेचता ही है पर बाद में फ्री मेंटेनेंस सर्विस देता है, ऑयल चेंजेस और टायर रोटेशन वगैरह 2 इयर्स तक का ये देता है।
तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि इसने कोई एक्सप्लिसिटली कॉन्ट्रैक्ट में कहा तो नहीं है, पर ये पिछले टाइम से देते आ रहे हैं, इसने एडवर्टाइजमेंट वगैरह में भी दिखाया है। तो ऑब्वियसली बात, इससे वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुआ है। तो डेट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं व्हीकल एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, मेंटेनेंस सर्विस एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो चलिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन था एंड कोई दिक्कत आई नहीं यहाँ पर हमें। और यहाँ पर आगे अब हम क्वेश्चन करेंगे इलस्ट्रेशन 22। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये आपका आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको बता दूं किससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कस्टमर ऑप्शन फॉर एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज, इलस्ट्रेशन 22 और 23 इसी से रिलेटेड है। मैंने यहाँ पर भी आपको बहुत सारा एग्जांपल लिया था कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया था ना कि इलस्ट्रेशन 22 23 में मतलब मैं आपको कोई डिस्काउंट वाउचर दे रहा हूँ, कूपन वगैरह दे रहा हूँ जो आपके बाद में काम आएगा। मैंने लेंस कार्ट का एग्जाम्पल लिया था आपको रिविजनरी वीडियो में, लेंस कार्ट वगैरह का एग्जाम्पल लिया था। तो इसी से रिलेटेड इलस्ट्रेशन 22 और इलस्ट्रेशन 23 भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो इलस्ट्रेशन 22 हम पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देखिए इलस्ट्रेशन 22 में क्या कहा गया कि एंटिटी सेल करता है जिम मेंबरशिप फॉर ₹7,500 7,500 पर ईयर लेता है 100 कस्टमर से, जहां पर ये इसको ऑप्शन देता है कि डिस्काउंट दिया जाएगा सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर में 6,000 चार्ज किया जाएगा। और एंटिटी एस्टिमेट करता है कि एनुअल एट्रिशन रेट 50% है। मतलब क्या है, मतलब आप मान लो मेरे कस्टमर हो, आप लोग 100 दोस्त है, 100 दोस्त है, आप लोग 100 फ्रेंड्स हो, आप लोग 100 फ्रेंड्स मेरे पास है। मैंने कहा ठीक है, आप सभी को 100 फ्रेंड्स को मैं 7,500 में जिम का मेंबरशिप दूंगा 1 ईयर का। और मैंने आपको क्या कहा पता है, आप सभी अगर सेकंड ईयर में भी हमारे पास रहोगे ना तो सेकंड ईयर में आपसे 6,000 लेंगे, और आप सभी थर्ड ईयर में भी रहोगे तो थर्ड ईयर में भी आपसे हम कितना लेंगे, उतना ही लेंगे, 6,000 लेंगे। यानी अगर आप सभी पूरे 3 ईयर्स रहोगे, फर्स्ट ईयर 7,500, सेकंड ईयर 6,000, फिर थर्ड ईयर 6,000। तो देखिए मैं क्या सोच रहा हूं, आप अभी तो 100 लोग ज्वाइन कर रहे हो, अभी आप 100 लोग मुझे 7,500 दोगे फर्स्ट ईयर पे, ठीक है। आप 100 कस्टमर मुझे 7,500 दोगे फर्स्ट ईयर पे, आप लोग 100 दोस्त हो, पर 50% का एट्रिशन है। मतलब सेकंड ईयर पे आप में से 50 दोस्त भाग जाएंगे। ऐसे जिम से तो लोग 2-2 दिन में भाग जाते हैं, तो आप 100 दोस्तों में से 50 लोग भाग जाएंगे, इसलिए सब बॉडी नहीं बना पाते। तो 50 जन भाग जाएंगे तो 50 जन तो रहेंगे, बाकी नए आएंगे तो नए को थोड़े ना बेनिफिट अभी मिलेगा, उसको तो तब हम ऑफर देंगे। अभी मैंने आज आप 100 दोस्तों को ऑफर दिया है, तो आप लोग के पास ऑफर है जिसके लिए मेरे पे ऑब्लिगेशन है कि मैंने आपको ऑफर दिया तो मुझे निभाना पड़ेगा, वादा क्या निभाना पड़ेगा। पर मुझे लगता है आप सभी को जिसको मैंने वादा किया 100 दोस्तों को, उसमें से 50 तो सेकेंडरी में भाग जाएंगे। तो सेकेंडरी में मुझे कितने को देना पड़ेगा ऑफर, 50 को, क्योंकि 50 भाग जाएंगे। तो 50 को मुझे सेकेंडरी में देना पड़ेगा, 50 कस्टमर को 6,000 में देना पड़ेगा मुझे, ये मुझे पता चलो। चलिए ठीक है, 3 लाख रुपीस आएगा। फिर थर्ड ईयर में और 50 में से भी 50% भाग जाएंगे, तो कितने रहेंगे, 25 रहेंगे। 25 ही तो रहेंगे यहाँ पर, तो मतलब 25 रहेंगे थर्ड ईयर में, जिनको मुझे 6,000 करके चार्ज करना, मुझे 1,50,000 मिलेगा। तो मैं क्या फील कर पा रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों साल मिला के सिर्फ 25% रहेंगे, और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों मिला के कितने लोग रह पाएंगे, 25 लोग ही रह पाएंगे। और यहां पर अगर हम बात करें कि फर्स्ट ईयर पे 100 रहेंगे, सेकंड ईयर पे 50 रहेंगे, थर्ड ईयर पे 25 रहेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो है दोनों 50-50 तो रहेंगे, और फर्स्ट ईयर में 100 रहेंगे। मतलब कुल मिला के, मैं आपको नहीं जाऊंगा इतना डीप, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप देखिए टोटल अगर मैं इंडिविजुअल कस्टमर वाइज सोचूं तो मैं ये सोचूंगा 100 लोग हैं फर्स्ट ईयर में, उनसे लिया जाएगा 7,500, उन्हीं लोगों में से 50 लोगों से लिया जाएगा 6,000, उन्हीं लोगों में से 25 लोगों से लिया जाएगा 6,000 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में। तो मैं ये देखूंगा कि पूरे 3 साल में मेरे कितने पैसे आएंगे, पूरे 3 साल में, क्योंकि एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ये सारे हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर में ऑफर दिया तभी तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में डिस्काउंटेड प्राइस में मुझे देना पड़ेगा। तो पूरे 3 साल में पैसे आएंगे 7,50,000, 3 लाख और 15 लाख आएगा। लेकिन आप बताओ क्या ये गलत नहीं होगा, 100 कस्टमर का अगर मैं 7,50,000 फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू दिखाऊं और 50 कस्टमर का 3 लाख दिखाऊं, इसका आधा भी हो तो 3,75,000 होता है, गलत हो जाएगा ये। क्योंकि ऑफर तो 100 वाले लोग ही तो 50 रहेंगे, उनको तो ऑफर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप समझिए सेकंड ईयर का रेवेन्यू फर्स्ट ईयर पे इनसे लिंक है। तो हमें यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, हमें ये देखना है कि पूरा 3 साल में पैसा आएगा कितना, 12 लाख। और कस्टमर बेनिफिट कितने लेंगे, 100, 50 और 25, क्योंकि कुछ लोग तो इसमें से 3 साल रहेंगे तो 3 कस्टमर मानेंगे। अगर आप अकेले 3 साल रहोगे तो उसे 3 कस्टमर माना जाएगा। तो टोटल कस्टमर कितने हो गए, 175। तो इससे हमें पता चला कि पर कस्टमर पर ईयर 6857.14 चार्ज किया जाएगा। और आप एक बार चेक कर लीजिए, 6857.14 इंटू आप अगर करोगे कितने, 175 करोगे, आपका 12 लाख आ रहा है। तो मतलब मैंने एक एवरेज प्राइस निकाल लिया।
एवरेज प्राइस निकालिए 6857.14 पर कस्टमर मुझे रेवेन्यू चार्ज करना चाहिए एवरी ईयर। अब मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू चार्ज करूंगा 6857.14 इंटू 100 चार्ज करूंगा, तो ये आ जाएगा 685714। फिर सेकेंड ईयर में मैं रेवेन्यू चार्ज करूंगा 6857.14, 50 कस्टमर ही रह गए, तो 50 का मैं इतना चार्ज कर दूंगा। फिर थर्ड ईयर में 6857.14 इंटू 25 मैं इतना चार्ज कर दूंगा, और ये तीनों आप मिला लीजिए, ये तीनों मिलाओगे 12 लाख हो जाएगा। और अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 50 है, तो इन दोनों में भी आपका आधा हाफ का गैप मतलब है, यानी 685714 का आप आधा करोगे तो 34285 आएगा, और इसका अगर आप आधा करोगे तो आपका 171429 आएगा। तो अब रिलेशन प्रॉपर बैठ रहा है, तो हमें यही करना पड़ेगा। अगर हमारा फ्यूचर में है तो हमें यहाँ पर इकट्ठा करके फिर इसका हमें वैल्यू निकालना चाहिए। और यहाँ पर यही मुझे आपको समझाना चाहिए था, जो कि कस्टमर अगर प्रोवाइड करता है एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो डेट मीन्स व्हाट, इसका फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ना, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जो सिर्फ फ्यूचर में निभाना पड़ेगा। तो इसलिए जबकि इसे 100 कस्टमर से 7500 मिल रहा है, तो 7,50,000 इसे मिल रहा है फर्स्ट ईयर में, पर हम मानेंगे हम पूरा का पूरा 7,50,000 अभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हम कुछ वादा भी कर रहे हैं और वादा हमें फ्यूचर में निभाना पड़ेगा। तो दो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और इसलिए हमने देखिए 7,50,000 की जगह 685714 ही रेवेन्यू दिखाया, बाकी हम रेवेन्यू डेफर कर रहे हैं क्योंकि वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बाद में वो सेट ऑफ होगा आपका। चलिए 22 हमने कर लिया। अब इलस्ट्रेशन 23, ये भी मजेदार क्वेश्चन है। यहां पर मैंने इसी से रिलेटेड आपको रिविजनरी वीडियो में ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको समझाने का कोशिश किया था कंसेप्ट। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर इलस्ट्रेशन 23 में क्या बोला गया। इलस्ट्रेशन 23 में ये बोला कि एंटिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कस्टमर के साथ, जहां पर वो प्रोडक्ट ए से ₹1000 में बेचेगा, प्रोडक्ट ए ₹1000 में बेचेगा। एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटिटी ने गिव्स ए कस्टमर 40% डिस्काउंट वाउचर फॉर एनी परचेसेस अप टू ₹1000 इन द नेक्स्ट 30 डेज। तो देखिए ना, मैं एंटिटी हूं, आप कस्टमर हो, मैंने आपको वादा किया कि मैंने आपको कहा कि अगर आप मेरे से ₹1000 का आज परचेज कर रहे हो, तो मैंने आपको वादा कर दिया कि आप आने वाले 1 मंथ पे अगर आप मेरे पास आओगे, आने वाले 1 मंथ पे अगर आप मेरे पास आओगे, तो मैं आपको 40% का डिस्काउंट दूंगा। तो क्या यहां पर मैं दो वादा नहीं कर रहा हूं, यस मेरा दो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। एक है, आज मैं आपको दूंगा गुड्स ₹1000 का, जो भी प्रोडक्ट ए मैं आज आपको दूंगा, और दूसरी चीज है मैं आपको एक मटेरियल राइट दे रहा हूं कि फ्यूचर में आप आओगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, यानी मैं फ्यूचर में आपको गुड्स एंड सर्विसेज दूंगा जिसका पैसा आप मुझे आज ही दे रहे हो। देखा जाए तो कुछ तो मैं राइट दे रहा हूं, कुछ तो डिस्काउंट दे रहा हूं मैं। तो इसलिए यहां पर हमने रिविजनरी वीडियो में समझा था कि यहां पर कस्टमर देखा जाए तो आपको दो चीज का पैसा दे रहा है। एक तो आप आज का आपका प्रोडक्ट का पैसा दे रहा हो आपको, और दूसरा चीज जो आपको मटेरियल राइट आप उसे दे रहे हो, उस राइट का भी वो आपको पैसा दे रहा है, यानी फ्यूचर के गुड्स एंड सर्विसेज का भी पैसा वो माना जाए तो एडवांस में दे रहा है वो आपको। और आप इसे प्रीमियम की तरह भी समझ सकते हो कि जो मैं हक दे रहा हूं उस हक का प्रीमियम भी वो मुझे आज दे रहा है। तो यहां पर आगे देखते हैं, द एंटिटी इंटेंड्स टू ऑफर ए 10% डिस्काउंट ऑन ऑल सेल्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट 30 डेज एज पार्ट ऑफ ए सीजनल प्रमोशन। तो मतलब क्या है, 10% तो सबको ही दिया जाता है। तो आप बताइए, आप मेरे लिए स्पेशल कस्टमर हो, आपको मैं 40% दे रहा हूं और बाकी सबको 10% में दे रहा हूं, तो स्पेशली आपको क्या 40 मिल रहा है कि 30 मिल रहा है? आपको 30% मिल रहा है, क्योंकि 10 तो सबको ही मिलता है। आपको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? आपको एक्स्ट्रा 30% मिल रहा है। तो मतलब मैंने आपको दो चीज देने का वादा किया, एक तो आज मैं आपको गुड्स दूंगा, ₹1000 का प्रोडक्ट है, और दूसरा मैं आपको वादा कर रहा हूं क्या, दूसरा मैं आपको वादा कर रहा हूं कि आप फ्यूचर में 30 डेज के अंदर अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको 30% डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि 10 तो सबको ही देता हूं, तो 40 रियल नहीं है, रियल 30% डिस्काउंट है। अब आप ऐसे एक ही कस्टमर थोड़ा, आप जैसे तो बहुत कस्टमर है, हजारों कस्टमर है, सबको मैंने ऐसा ऑफर दिया गया, पर मैं एक इंडिविजुअल के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे देखते हैं, 10% डिस्काउंट कैन बी यूज्ड इन एडिशन, कैन नॉट बी यूज्ड इन एडिशन टू द 40% डिस्काउंट वाउचर। अब एंटिटी को क्या लग रहा है? एंटिटी को लग रहा है कि एंटिटी के तो बहुत सारे कस्टमर है, एंटिटी को ये लग रहा है सबसे पहले कि हम तो ₹1000 का परचेज पे डिस्काउंट देंगे, यानी फॉर एनी फ्यूचर परचेज अप टू ₹1000 पे हम डिस्काउंट देंगे 40%, यानी नेट पे 30% का डिस्काउंट देंगे ₹1000 तक का। पर कस्टमर, एंटिटी को यहां पर क्या लग रहा है? एंटिटी को लग रहा है कि कस्टमर सारे बेवकूफ नहीं कि आगे खरीदने को लग जाएंगे, कस्टमर मैक्सिमम 5 मिनट का ही परचेज करेंगे, यानी जो हमने उनको कहा है कि आप अगर 1000 का प्रोडक्ट ही खरीदोगे तो हम आपको 1000 का क्या देंगे, 1000 पे डिस्काउंट देंगे, एडिशनल 40%, जो कि नेट पे 30% होता है। पर हमें लग रहा है कि नहीं, हमें लग रहा है कि 500 का ही परचेज करेगा ऑन एन एवरेज, सारा कस्टमर मिला दे तो, और ये भी परचेज होने का लाइकलीहुड कितना है, 80% ही है। तो मतलब 500 का ही परचेस होगा ऑन एन एवरेज, पर सब नहीं आएंगे ऑन एन एवरेज। कोई अगर 700 का खरीदा, कोई 300 का खरीदा, कोई 1000 का खरीदा, कोई 200 का खरीदा, तो ऐसे का सबको मिला दे, अगर सारे के सारे कस्टमर को मिला दे तो मिला के 500 एवरेज बनेगा। लेकिन सब आएंगे नहीं, 80% लोग ही आएंगे, तो यानी 500 का 80% लेंगे, फिर 400 लेंगे, ऑन एन एवरेज 400 ही होगा, क्योंकि 80% लोग ही आएंगे, 20% तो आएंगे नहीं। तो ऐसे हमने कहा कि पहले एवरेज 500 का सेल होगा,
जिसमें हमें डिस्काउंट देना है 30%, पर मैंने फिर कहा कि सब तो आएंगे नहीं, 80% लोग ही आएंगे, तो मतलब ऑन एन एवरेज सबका पकड़ ले तो 400 का ही पर यूनिट 400 पे क्या आएगा, परचेस होगा, बाद में लोग परचेस करेंगे और हमें उनको 30% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, यानी 120 रुपीज़ का हमें फ्यूचर में डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो डेट मीन्स हमारा दो ऑब्लिगेशन, यहाँ पर दो ऑब्लिगेशन क्या क्या पता चला हमें। हमारा ऑब्लिगेशन एक तो हम प्रोडक्ट ए देंगे आज 1000 रुपीज का, यहाँ पर प्रोडक्ट ए का प्राइस 1000 में बिकता है तो हमने स्टैंड अलोन भी 1000 ही मान लिया इसका, और मटेरियल राइट 120 रुपीज का। तो ये दो चीज है। अब बताओ ये दो चीज के लिए हमें बदले में क्या मिल रहा है, इन दो चीज के बदले में हमें 1000 रुपीज से तो कंसिडरेशन मिल रहा है, हमें तो कस्टमर 1000 रुपीज आज दे के जा रहा है ना, 1000 रुपीज आज हमें कस्टमर दे के जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये 1000 रुपीज को इन दोनों पे एलोकेट करेंगे प्रोपोर्शनली, प्रो राटा हम एलोकेट कर देंगे यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, हम रेशियो में एलोकेट करेंगे, तो ये दोनों 1000 है, ये 1000 को क्या किया जाएगा, इन दोनों पे एलोकेट किया जाएगा, यानी 1000/1000 प्लस 120, यानी 1000/1120 और 120/1120, तो प्रोपोर्शनेटली एलोकेट कर दिया, तो पता चला प्रोडक्ट ए का 892 बनता है, मटेरियल राइट का 108 बनता है। तो जब प्रोडक्ट ए डिलीवर हो जाएगा तो 892 का रेवेन्यू दिखा देना, और 108 बाद में जब आपका अल्टीमेटली या तो वो पीरियड एक्सपायर हो जाएगा 1 मंथ का, या 1 मंथ के अंदर जब वो परचेस हो जाएगा तब हम रेवेन्यू दिखाएंगे, है ना, सिंपल सी बात है यहाँ पर। चलिए तो समझ लिया हमने, इलस्ट्रेशन 23 भी हमने अच्छी तरीके से कर लिया। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 24 की बात करते हैं। सारा चीज समझा दिया ना मैंने, टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, सेल ऑफ प्रोडक्ट है, मटेरियल राइट वगैरह, फ्यूचर प्रॉमिस जो है 1000 का नहीं क्योंकि 5 मिनट एवरेज होगा, जिसमें 30% भी आप ले लो तो 150 होता है, ऐसे भी ले लो, लेकिन 80% लाइकलीहुड है इसलिए 120 हो गया आपका। और यहाँ पर 1000 और 120 जो स्टैंड अलोन है, हमने एज्यूम किया 1000 स्टैंड अलोन है प्रोडक्ट का, और इसके हिसाब से हमने एलोकेशन कर दिया। तो यहाँ पर अब इलस्ट्रेशन 24 की बात करते हैं। ये भी आपका सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां पर एक केबल कंपनी आपको मान लीजिए केबल कनेक्शन देता है, तो वो आपको केबल कनेक्शन देता है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, कितने पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट किया उसने, 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो आपसे फिक्स्ड अमाउंट 800 रुपीज करके लेगा। तो अब बताइए 1 मंथ का आपने सर्विस कंज्यूम कर लिया, उसको 1 मंथ का अगर कस्टमर ने टीवी देख लिया मतलब सर्विस दिया और कंज्यूम कर लिया गया, तो यहां पर क्या सेम सर्विसेज दिया जा रही है, सेम ही तो है। आप अलग अलग चैनल देखोगे अलग बात है, पर केबल वाले को तो काम ही क्या, आपको चैनल्स प्रोवाइड करना, तो सेम सर्विस ही वो प्रोवाइड कर रहा है, सिमेट्रिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इन सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड डिस्टिंक्ट कैसे, क्योंकि आज आप देख लोगे आज खत्म, कल फिर से आप देखोगे, तो आज का देखा हुआ कल का देखा हुआ अलग अलग, आज का सर्विस कल का सर्विस अलग अलग है। तो इसलिए हम क्या करें, अब केबल कंपनी मान लीजिए फरवरी से देना चालू कर रहा है, तो फरवरी मार्च का वो रेवेन्यू दिखा देगा, यानी ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, जहां पर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानते हैं, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू बी सेटिस्फाइड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज का। तो चलिए सिंपल सा बात था। तो यहाँ पर हमने अल्टीमेटली आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में हमने डिस्टिंक्ट और सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज दोनों समझ लिया। एंड आगे अब हम बात करेंगे, बताया कस्टमर ऑप्शन वाला तो हमने समझ ही लिया था, एडिशनल गुड्स का जो लेंस कार्ट वाला एग्जांपल अभी मैंने आपको कराया 2 क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट का। याद है आपको कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको समझाया था, बहुत ही मजेदार था, और मैंने आपको कहा था कि जो कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न जो सेल ऑफ जो रिटर्न होता है ना, सेल का रिटर्न होता है, उससे रिलेटेड नहीं है, हाँ, राइट टू रिटर्न वाला से रिलेटेड नहीं है, सेल ऑफ राइट टू रिटर्न है ना, उससे रिलेटेड नहीं है। कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, मतलब मैं आप कंसाइनी हो मैं कंसाइनर हूं, मैंने आपको गुड्स प्रोवाइड किया कि आप बेचिए कस्टमर को, पर आपको मैंने कंट्रोल ट्रांसफर नहीं किया, मतलब मैं जब चाहूं आपसे मंगा लूंगा। आप आपके पास अगर गुड्स है आपने बेचा नहीं तब तो अलग बात है, मैं आपसे जब चाहूं मंगा लूंगा, मेरे पास राइट है। और या मैं कहूंगा आपको सुन दूसरे को दे के आ जा, दूसरे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को दे के आ जा, मतलब मैंने आपको कोई कंट्रोल नहीं दिया, कंट्रोल मेरे पास ही मैंने आपको बेचने के लिए दिया। अगर आप बेच दोगे तो मुझे रेवेन्यू दे देना, मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दूंगा। और अगर मान लीजिए आपको मैंने 6 महीने का टाइम पीरियड था तो 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर आप मुझे लौटा देना। और अगर क्या पता 3 मंथ्स में मुझे जरूरत होगा तो मैं आपसे मंगा लूंगा। मतलब राइट टू रिटर्न जो सेल विद राइट टू रिटर्न जो होता है, सेल विद राइट टू रिटर्न में हम सेल कर चुके होते हैं, कंट्रोल दे दिया, अगर कस्टमर नहीं चाहेगा तो वो नहीं लौटाएगा। पर यहां पर मैं आपको कहूंगा, मैंने आपको भले 6 महीने के लिए रखने को दिया सेल कर, पर 2 महीने के बाद ही मैं कहूंगा मेरा गुड्स मुझे दे, क्योंकि मैंने आपको कंट्रोल ट्रांसफर ही नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ बेचने के लिए दिया। तो ऐसा सिचुएशन में हम ये मानते हैं कि आपका ऑब्वियस सी बात है रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है जब आप अल्टीमेटली कस्टमर को बेच दोगे तब मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। अभी तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकता, अभी तो मैं सेल ही नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने कंट्रोल ही आपको ट्रांसफर नहीं किया, तो मैं सेल कैसे मानूंगा। जब आप अल्टीमेटली बेच दोगे या फिर मैंने आपको 6 महीने का टाइम पीरियड दिया, 6 महीने का टाइम पीरियड जब लैप्स हो जाएगा तब मैं मानूंगा कि हाँ सेल कंट्रोल ट्रांसफर हो गया और मैं सेल दिखा दूंगा। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर 60 डे का कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर एम ने दिया है कंसाइनी को, 60 डेज के अंदर लौटा दो या उसके पहले बेच दो।
Retailer A is obligated to pay manufacturer M ₹20 per dress when the dress is sold to an end customer. जब बिकेगा तभी 20 रुपीज करके देगा. During the consignment period, manufacturer M has a contractual right to require retailer A either return or transfer them to another retailer. तो देखिए M के पास, कंसाइनर के पास यहाँ पर राइट है कि वो रिटर्न मंगवा सकता है या दूसरे रिटेलर को ट्रांसफर करने को कह सकता है. मैन्युफैक्चरर एम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द रिटर्न ऑफ इन्वेंट्री. तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्टीमेटली हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर कंसाइनी का कोई अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन ही पे करने का, कंसाइनी को पे नहीं करना है ना, 6 महीने के अंदर रिटर्न कर दो. एम इज एबल टू रिक्वायर द रिटर्न और ट्रांसफर टू अनदर रिटेलर. एम के पास पूरा कंट्रोल है. एम चाहे तो रिटर्न करवा लेगा, एम चाहे तो मंगवा लेगा, एम चाहे तो बोलेगा डिस्ट्रीब्यूटर को दे दो दूसरे को, और प्रोडक्ट पूरा का पूरा एम कंट्रोल कर रहा है. तो इससे पता चल रहा है कि ये कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ऑब्वियस सी बात है. और कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट का इसका रेवेन्यू कब दिखाया जाएगा? मैन्युफैक्चरर एम तब रिकॉग्नाइज करेगा रेवेन्यू जब ड्रेसेस अल्टीमेटली एंड कस्टमर को, है ना, अल्टीमेट फाइनल कस्टमर को बेच देगा जब आपका कंसाइनी, और या फिर वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा. चलिए, बस सिंपल सी बात है यहाँ पर. तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे, हमने एक ही क्वेश्चन था कंसाइनमेंट से रिलेटेड, हमने समझ लिया. अब हम आगे इलस्ट्रेशन 26 डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट कंसीडरेशन का. मुझे आपको 2 क्वेश्चन है वो मुझे कराना है, और एक आपका नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फी. याद है नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फी? मैंने कंसेप्ट समझाया था, रिचार्ज कार्ड वाला एग्जाम्पल याद था. पहले हम रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज कार्ड करते थे ना, तो मान लीजिए मैं रिचार्ज कार्ड आपको बेच रहा हूँ, और आपने क्या किया, मैंने आपको रिचार्ज कार्ड बेच दिया, मैंने तो अपनी तरफ से सर्विसेज दे दिया, गुड्स प्रोवाइड कर दिया, बेच दिया, पर आपने उसे अभी तक स्क्रैच किया नहीं. आप 6 महीने के बाद स्क्रैच करोगे, तो उसमें मेरा लुकआउट नहीं है, वो आपका लुकआउट है. तो यहाँ पर ऐसा सिचुएशन में मैं जैसे ही आपको गुड्स दूंगा, मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन है. यानी जब कभी भी कस्टमर के डिस्क्रिप्शन में वो उसका गुड्स या सर्विसेज अवेल करेगा, एंटिटी का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, एंटिटी ने अपनी तरफ से परफॉर्म कर दिया जो सर्विस परफॉर्म करना था, अब कस्टमर अपने डिस्क्रिप्शन से करेगा. तो ऐसा सिचुएशन में मैं वेट नहीं करूंगा, मैं रेवेन्यू दिखा दूंगा यहाँ पर, है ना. तो यहां पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. रुक जाइए, ये उसका कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट तो अलग था, मैं दूसरी जगह पे चला गया, एक्सट्रीमली सॉरी. यहां पर इसी का तो था, रुक जाइए एक बार. हाँ ऐसा ही, पर इससे रिलेटेड कंसेप्ट नहीं था, एक्सट्रीमली सॉरी. वो भी रिचार्ज कार्ड का ही है, तो मैं कंफ्यूज हो गया. वो आएगा, आगे आएगा. ये थोड़ा सा भी जो लास्ट में 1 मिनट मैंने समझाया ना, उसे आप भूल जाइए, ये बात नहीं हो रहा है यहाँ पर. यहाँ पर बात अल्टीमेटली क्या हो रहा है, नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फीस का. ये भी उसी से रिलेटेड है. रिचार्ज कार्ड नहीं, एयरटेल की बात कर रहा हूँ. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने एयरटेल से, हो जाता है, मतलब मिसप्लेस हो गया, जो कंसेप्ट बाद में बताना दिमाग में वो आ गया. चलिए कोई बात नहीं. यहाँ पर आप समझिए नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फीस. 1 मिनट लास्ट का बस आपको वॉस आउट करना है अपने दिमाग से, बस और कुछ नहीं करना. मेरी बात ध्यान से सुनिए. मैं यहाँ पर एयरटेल हूँ, आपको एक कनेक्शन चाहिए, पोस्टपेड कनेक्शन चाहिए मान लीजिए. तो मैंने आपको कहा चलो ठीक है, एक्टिवेशन वगैरह कराना पड़ेगा, एंड मैं आपको सिम प्रोवाइड कर दूंगा, एक्टिवेशन वगैरह का 1000 रुपीज़ आप मुझे दे देना. आपने मुझे 1000 रुपीज़ दे दिया, और मैंने कहा कि हर महीना आप जितना डेटा यूज़ करोगे, जितना कॉल करोगे, उसके हिसाब से हम आपको बिल भेजेंगे, आप हमें बिल का पेमेंट करेगा. तो ठीक है, हर महीना तो मैं आपको बिल भेजूंगा, जितना आप सर्विस मेरे से लोगे उसका मैं बिल भेजूंगा, आप मुझे पेमेंट करोगे. तो यहां पर तो मैं रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होता है, कस्टमर को कंट्रोल ट्रांसफर होता है, गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर करते हैं. तो बताइए इनिशियली जो मैंने आपसे 1000 रुपीज लिया था, वो 1000 रुपीज के बदले में क्या मैंने आपको कोई गुड्स एंड सर्विसेज दिया? नहीं, मैंने उसके बदले में आपको कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दिया. तो जब मैंने कोई गुड्स एंड सर्विसेज दिया ही नहीं, एक्टिवेशन के नाम पे मैंने पैसा लिया है, मैंने कोई गुड्स एंड सर्विसेज दिया नहीं, तो स्टैंडर्ड कहता है आप रेवेन्यू नहीं दिखा सकते. आप रेवेन्यू तब दिखाना जब आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, और गुड्स एंड सर्विसेज तो फ्यूचर में प्रोवाइड करोगे. तो आपको लगता है आप 1 साल में 2 साल तक का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, तो वो 1-2 साल में आप 1000 रुपीज को डेफर करके तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे. मतलब यहाँ पर कस्टमर ने नया डेटा कनेक्शन लिया टेलीकॉम एंटिटी से, और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन फी दे रही है एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ न्यू कनेक्शन, है ना. द कस्टमर विल बी चार्ज बेस्ड ऑन द यूसेज ऑफ डेटा सर्विस ऑफ द कनेक्शन ऑन मंथली बेसिस. बोला क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्टिंक्ट यहाँ पर. तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हम स्टार्टिंग में जो दे रहा हूं मैं आपको एक्टिवेशन, ये तो सर्विस ही नहीं है, तो डिस्टिंक्ट की कहां से बात हुई? ये गुड्स ही नहीं. अगर गुड्स या सर्विस होते तभी तो हम कहते हैं डिस्टिंक्ट. ये तो गुड्स एंड सर्विस है ही नहीं, मैं तो कुछ दे नहीं रहा. यानी ये उसी से फ्यूचर वाले से रिलेटेड ही है. फ्यूचर में जब सर्विसेज लोगे उसी का पैसा दिखाया जाए, तो मैं एडवांस में ले रहा हूँ. तो फ्यूचर में जब सर्विसेज दिया जाएगा तभी हम क्या करेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे. तो यहाँ पर आप दिखता है एक्टिविटी ऑफ रजिस्टरिंग एंड एक्टिवेटिंग कनेक्शन इज नॉट ए सर्विस टू कस्टमर एंड देयरफॉर डज नॉट रिप्रेजेंट सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. और ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ना कि सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है. यानी इसका जो 1000 रुपीज अगर आपको कुछ मिला है स्टार्टिंग में,
वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी वगैरह, वो बाद में ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा जब अल्टीमेटली सर्विस दिया जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा कौन से पैटर्न में एंटिटी करता है, साल भर के हिसाब से वो मान लीजिए हर महीना का 85 रुपीज़ 90 रुपीज़ कर करके वो रेवेन्यू दिखाता है तोड़ तोड़ के, जब जब वो सर्विस प्रोवाइड करेगा वो उसके अकॉर्डिंगली सिस्टमेटिकली दिखाया जाएगा। चलिए, तो सारा बात समझ में आया। अब हमारा बस बचा हुआ है अभी सॉरी स्टेप 2 मॉडल में हमारा बस 2 क्वेश्चन बचा हुआ, प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट कंसिडरेशन का। ये दोनों क्वेश्चन हम कर लेंगे ना, ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद फाइनली स्टेप 2 मॉडल का सारा क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम स्टेप 3 मॉडल के क्वेश्चन पे आएंगे। तो यहाँ पर चलिए इलस्ट्रेशन 26 और 27 फटाफट से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बात हो रहा है प्रिंसिपल और एजेंट का। तो आप यहाँ पर समझिए, प्रिंसिपल और एजेंट को आप कंसाइनमेंट से भी रिलेट मत कीजिएगा, वहां पर अलग था। कंसाइनमेंट में मैं कंसाइनर हूँ, आप कंसाइनी हो, मैंने आपको गुड्स दिया है। पर यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट की बात क्या होती है, मान लीजिए मैंने किसी से गुड्स लिया है, मैं आपको बेच रहा हूँ, तो मैं प्रिंसिपल हूँ या एजेंट हूँ, मुझे ये फील करना है। इसके लिए मैंने क्लास में रिविजनरी वीडियो में आपके साथ एग्जाम्पल शेयर किया था स्विगी का एग्जाम्पल शेयर किया था, है ना। इस तरीके से जोमेटो वगैरह का एग्जाम्पल शेयर किया था, जहां पर मैंने कहा था स्विगी जो है ना वो प्रिंसिपल ही वो एजेंट की तरह, क्योंकि स्विगी क्या करता है, वो सिर्फ कस्टमर अरेंज करता है। स्विगी सिर्फ कस्टमर अरेंज करता है और रेस्टोरेंट वालों को उसका डिटेल्स पहुंचाता है। रेस्टोरेंट वाले फिर ऑब्वियस सी बात है, स्विगी का ही अगर आदमी है तो रेस्टोरेंट वाला क्या करता है, समझने के लिए आप समझिए कि रेस्टोरेंट वाला ही यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो स्विगी जस्ट एक कस्टमर अरेंज करते हैं। तो अगर आपको देखना है जो एंटिटी जो है, कि एंटिटी सिर्फ और सिर्फ कस्टमर अरेंज करके देते हैं, कि एंटिटी का कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, अगर ऐसा है तो ऐसा सिचुएशन में वो एजेंट माना जाएगा, है ना। और अगर मान लीजिए मैं एंटिटी हूं, मेरा काम है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, मेरा ही सारा इन्वेंट्री का रिस्क है, प्राइस वगैरह भी मैं ही सेट करता हूं, अगर सारी चीजें मैं ही करता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा एक मोबाइल का दुकान है, मैं मोबाइल खरीदता हूं, डेफिनेट से बात है, तो मोबाइल बिकी नहीं बिकी मेरा रिस्क है, इन्वेंट्री का रिस्क मेरा है, मुझे अल्टीमेटली कस्टमर को बेचना है। और अल्टीमेटली गारंटी फिर भी आपको मैन्युफैक्चरर देंगे, पर फिर भी मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रहता है बहुत कुछ उसका परफॉर्मेंस सेटिस्फाई करने का, यानी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने का ऑब्लिगेशन मेरे सर पे रहता है। इन्वेंट्री का रिस्क मेरे ऊपर रहता है, मोबाइल बिका नहीं बिका तो मेरा रिस्क यहाँ पर। प्राइस भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ जनरली, हालांकि ये सारी चीज हर वक्त मैटर नहीं करते, आपको अल्टीमेटली फील करना है, बस इतना। हर क्वेश्चन में आप इतना ही फील करना, मैंने जो अपना लॉजिक आपको दिया वो आप ध्यान में रखना। आप ये फील करना कि क्या यहाँ पर एंटिटी कस्टमर सिर्फ अरेंज करके दे रहा है और दूसरा उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे आप देखोगे ना कि अलग अलग दिल्ली वगैरह में जाता हूँ तो होटल वगैरह से पहले बाहर में दल्ले एजेंट लोग रहते हैं, वो बोलते हैं कि आ जाइए इस होटल में आ जाइए, अच्छा है, और वो वहां पर बस कस्टमर अरेंज करके होटल तक पहुंचा देते हैं, होटल वाले उनको फिर पैसा देते हैं, उनका वही काम है, उनका दूसरा कोई काम नहीं है। तो वो एजेंट हो गए। हम घर वगैरह में हम देखते हैं, घर वगैरह जैसे फ्लैट वगैरह ढूंढते हैं तो एजेंट आते हैं, वो क्या करते हैं, कस्टमर अरेंज कराते हैं एंटिटी को भी और दोनों तरफ से वो कमीशन खा जाते हैं, वो एजेंट हो गए। तो आजकल तो एंटिटीज भी बन गई, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई जो एजेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना। हम रेंटल्स की भी देखते हैं, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, तो वो सब क्या है, एजेंट है। जो कस्टमर जो सिर्फ आपको क्या करते हैं, कस्टमर अरेंज करके दे रहे हैं और उसका यानी कोई इन्वेंट्री से रिलेटेड रिस्क नहीं, उसको कोई चीज से मतलब नहीं, परफॉर्मेंस सेटिस्फाई फुल कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने से भी उसको मतलब नहीं है, उसको बस मतलब है कस्टमर अरेंज करके देना और उसको पैसे मिलेंगे, तो मतलब वो एजेंट हुआ। अदरवाइज प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल का जिम्मेदारी रहता है, प्रिंसिपल एक धंधा करता है, तो सारे जो दुकानदार लोग हैं वो लोग प्रिंसिपल हो गए, वो मेन धंधा करते हैं, वो गुड्स खरीदते हैं, सर्विस खरीदते हैं, फिर दूसरे को बेचते हैं, तो मतलब वो प्रिंसिपल हो गए। तो यहाँ पर फर्क क्या है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको ये, प्रिंसिपल के केस में आप रेवेन्यू ग्रॉस दिखाओगे, मतलब अगर मैंने 400 में सर्विस लिया तो 400 मेरा कॉस्ट होगा, 500 में बेचा तो 500 में रेवेन्यू दिखाऊंगा। लेकिन वही अगर मैं एजेंट हूं तो मैं देखूंगा कि मुझे क्या कमीशन मिल रहा है। अगर मुझे 10% रेवेन्यू का कमीशन मिलता है तो मैं 400 500 नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधा 500 का 10% या 500 का 20% जो मुझे कमीशन मिलेगा फी, वो मैं सीधा दिखाता हूँ 1000 रुपीज। तो यहां पर भी यही हुआ कि यहां पर जो मेजर एयरलाइंस है, यहाँ पर जो मेजर एयरलाइंस ये टिकट्स परचेज करता है रिड्यूस रेट्स कंपेयर्ड विद द प्राइस ऑफ टिकट सोल्ड डायरेक्टली बाय द एयरलाइंस टू द पब्लिक। तो यहाँ पर एंटिटी क्या करता है, एयरलाइंस वालों से टिकट्स परचेज करता है। एंटिटी एग्रीज टू बाई ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टिकट्स एंड विल पे फॉर दोस टिकट्स इवन इफ इट इज नॉट एबल टू रीसेल देम। इतना ही काफी है यहाँ पर, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर इन्वेंट्री रिस्क जो है किसका, एजेंट का। यहाँ पर एजेंट नाम का है, इसका एजेंट नाम है, एंटिटी जो है ये एजेंट ही नहीं दिखाया जाता। ये एंटिटी क्या करता है, एजेंट गलती से बोल दिया, एजेंट है नहीं यहाँ पर, ये एंटिटी क्या करता है, ये एंटिटी टिकट खरीदता है एयरलाइंस वालों से, और इन्वेंट्री रिस्क भी इसी का है, अगर बिका नहीं तो इसका जिम्मेदारी है, तो इन्वेंट्री रिस्क पूरा का पूरा इसका है। द रिड्यूस रेट पेड बाय द एंटिटी फॉर ईच टिकट परचेज इज नेगोशिएटेड एंड एग्रीड इन एडवांस, पहले से एडवांस में एग्री हो जाता है। द एंटिटी डिटरमाइंस द प्राइस एट विच द एयरलाइन टिकट्स विल बी सोल्ड टू इट्स कस्टमर। तो ये प्राइस ये सेटिंग करता है, हालांकि मैंने कहा ये सारे चीज मैटर नहीं करेंगे,
अल्टीमेटली आपको फील करना है ये एजेंट है या नहीं, पर यहाँ पर तो पता चल रहा है एंटिटी नेगोशिएट करके खरीदता है एयरलाइन से टिकट, इन्वेंट्री रिस्क इसका है, प्राइस भी यही सेट करता है, फिर एंटिटी टिकट्स वगैरह को बेचता है अल्टीमेटली कस्टमर को। तो इन सारी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि ऑब्वियस सी बात है जो एयरलाइंस वाले वही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, अगर कस्टमर डिससेटिस्फाई वो अलग फैक्टर हो गया, पर अल्टीमेटली सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, एंटिटी का है। तो इससे पता चल रहा, फीलिंग आ रहा है मुझे कि ये एंटिटी जो है कौन है, प्रिंसिपल है यहाँ पर, है ना। और आप लिख सकते हो जो पॉइंट है वो तीनों पॉइंट लिख सकते हो, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इन्वेंट्री का रिस्क, डिस्क्रिशन इन सेटिंग प्राइसेस, ये 3 पॉइंट हम एग्जाम पे लिख के आना। हमने पढ़ा है ना, रिविजनरी लेक्चर में हमने पढ़ा है ये अच्छी तरीके से, तो अभी लिख क्या हो गया आराम से। फिर इलस्ट्रेशन 27 मैंने आपको कहा था ना फील करना, इसलिए कहा था क्योंकि कितने बार ऐसा होगा जहां पर क्वेश्चन के अंदर आपको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, पर फिर भी आपको लगेगा कि नहीं नहीं यहाँ पर प्रिंसिपल ही एजेंट नहीं है। आप देखना इलस्ट्रेशन 27 में आपको फील आएगा, जो फील आएगा वही आपका सही आंसर है। देखिए, कंपनी डी प्रोवाइड करता है एडवर्टाइजिंग सर्विस टू कस्टमर, यानी मैं हूं कंपनी डी, मैं कस्टमर्स को एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, आप सारे मेरे कस्टमर्स हो, मैं आपको एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। डी लिमिटेड एंटर्स इनटू ए सब कॉन्ट्रैक्ट विद ए मल्टीनेशनल ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग कंपनी एफ लिमिटेड, अंडर द सब कॉन्ट्रैक्ट एफ लिमिटेड प्लेसेस ऑल ऑफ दीज कस्टमर एडवर्ट, यानी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सारी एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, मैं किसी से करवाता हूँ, किसी कोई और आपका एडवर्टाइजमेंट को पब्लिक में प्लेस करेगा, वो कौन है, वो अलग बंदा हो गया, एफ लिमिटेड हो गया। अब यहाँ पर डी लिमिटेड कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। डी लिमिटेड जो है मैं हूं, मैं डायरेक्टली कस्टमर के साथ काम करता हूं, मैं आपका एडवर्टाइजिंग नीड समझता हूं, फील करता हूं मैं आपका एडवर्टाइजिंग नीड। तो क्या मैं सिर्फ कस्टमर अरेंज करके दे रहा हूं, नहीं, मैं तो आपके सारी चीजों को समझ रहा हूं यहाँ पर। फिर आगे, डी लिमिटेड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that the advert meets the customer needs after the advert is placed। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपका कस्टमर नीड को समझता हूँ, उसके हिसाब से मैं एडवर्टाइजमेंट दिखवाता हूँ। मतलब यहाँ पर आपको पता चल रहा है मैं सिर्फ कस्टमर अरेंज नहीं करता हूँ, जो मैंने कहा था होटल के बाहर हो रहते हैं, वो बस आपको बोलते हैं चलो ये होटल है वहां पर चलो, बाकी बातचीत आपको खुद ही करना होता है। तो एजेंट वगैरह जो होते हैं वो इतना कुछ करते ही नहीं है, पहली बात तो। फिर आगे, डी लिमिटेड डायरेक्ट्स एफ लिमिटेड ओवर विच एडवर्ट टू प्लेस एंड व्हेन टू प्लेस इट। देखिए यहाँ पर डी लिमिटेड डायरेक्शन दे रहा है एफ लिमिटेड को कि कब कैसे कहाँ क्या लगाना है। तो क्या ये सिर्फ कस्टमर अरेंज कर रहा है, नहीं, ये तो बहुत सारे काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने का काम कर रहा है ना। तो ये पूरा रेस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल है फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे एरियाज पे ध्यान दे रहे हैं। हालांकि डी लिमिटेड डस नॉट बियर एनी इन्वेंट्री रिस्क बिकॉज देर इज नो मिनिमम परचेस रिक्वायरमेंट, वो मिनिमम परचेस का रिक्वायरमेंट है नहीं, तो कोई इन्वेंट्री का रिस्क है नहीं इसका। डी लिमिटेड डस नॉट हैव डिस्क्रिप्शन इन सेटिंग द प्राइस बिकॉज फीस आर चार्ज बेस्ड ऑन शेड्यूल रेट, के हिसाब से फीस चार्ज होता है। तो यहाँ पर ये दोनों में तो चलिए रेट वगैरह सब फिक्स्ड है, तो क्या करेगा, रेट ऑलरेडी फिक्स है, शेड्यूल रेट पे चार्ज हुआ जाता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर इन्वेंट्री रिस्क का नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसा है जिसमें इन्वेंट्री रिस्क नहीं है और प्राइस भी सेटिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन जो इन्होंने स्टैंडर्ड में हमें दिया, अगर कोई रट्टा मार के जाएगा तो वो तो यहाँ पर लिखेगा कि ये एजेंट है, पर अगर आप फील करोगे ना तो ये एजेंट नहीं है, ये आपका प्रिंसिपल है। इवन दो इसका इन्वेंट्री रिस्क नहीं, इवन दो ये प्राइस सेट नहीं करता है, पर इसके बावजूद भी अगर आप फील करोगे तो यहाँ पर आपको फील करने पर पता चलेगा कि यही प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल है सारे कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, और यही यहाँ पर क्या माना जाएगा, प्रिंसिपल माना जाएगा। सो दैट मीन्स व्हाट, हमने अभी तक पूरा स्टेप 1 मॉडल के क्वेश्चन अप टू इलस्ट्रेशन 28 क्वेश्चन, छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। इलस्ट्रेशन 28 तक हमने कवर किया अच्छी तरीके से, एंड मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे इलस्ट्रेशन 29 से फर्दर। सो यहाँ पर अभी हम वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे, एंड हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 29 से आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो अभी अपलोड हो रहा है यूट्यूब में, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। अभी तक इलस्ट्रेशन 1 से इलस्ट्रेशन 28 तक आपको क्या सब कुछ समझ में आ रहा है, एंड सब कुछ होले होले अच्छे से जा रहा है। अगर मेरा अभी का अप्रोच आपको सब कुछ सही लग रहा है तो हम आगे उसी अप्रोच से मैं वीडियो बनाऊंगा। जो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कमेंट का वेट करूंगा, एंड जितने जल्दी जल्दी आपके कमेंट आएंगे उतनी जल्दी जल्दी यहाँ पर ये नेक्स्ट वीडियो हमारा ये अपलोड हो जाएगा, जो कि सेकंड पार्ट हमारा रहेगा, बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। तो इसलिए आप भी चाहते हो जल्दी जल्दी अपलोड हो जाए, तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताए कि अभी तक कैसा फीलिंग आया, क्या लग रहा है कि हाँ सारे कंसेप्चुअली क्लियर हो रहे हैं, फटाफट हो रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे के अंदर हमने लगभग खत्म किया इतने सारे क्वेश्चन, तो इतना आसान नहीं है, पर फिर भी हमने किया। एंड उम्मीद करता हूँ आपको सारा चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आए। तो प्लीज़ और ज़रूर से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत जन सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल देख रहे वो पर सब्सक्राइब नहीं करते। पर ऐसा मत कीजिए, अगर हम इतने ऐप में अगर एफर्ट दे रहा हूँ, तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, आप मत कीजिए सब्सक्राइब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको हमारे कमेंट अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए ठीक है, बाय बाय।